की आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अप्रैल सीरीज की धमाकेदार शुरुआत और बुल्स की वापसी में निफ्टी में हमने देखा करीब 280 अंकों का उछाल। वहीं निफ्टी बैंक 600 पॉइंट से ज्यादा भागा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में भी मची धूम, 1% से ज्यादा ऊपर इंडेक्स। निवेशकों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा वित्त वर्ष 2023। सेंसेक्स निफ्टी रहे बिल्कुल फ्लैट। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 14% की नेगेटिव रिटर्न। आईटी, रियल एस्टेट, मेटल शोरूम में रहा सबसे बुरा हाल। और बाजार ने आज रिलायंस के दम पर कमाई तेजी। स्टॉक में आज 4% से ज्यादा की बढ़त। दो मई को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर की मंजूरी के लिए कंपनी ने बुलाई शेयर होल्डर्स की बैठक। ब्रोकरेज भी है बुलिश। रक्षा मंत्रालय से करीब 36,000 करोड़ रुपए के घरेलू करार डिफेंस कंपनी को दे रहे हैं मजबूती। 6% के उछाल के साथ एफएलओ का टॉप गिरर बना बीएल, साथ ही बीडीएल और गार्डन रिज शिप बिल्डर्स में करीब 3 से 4% की मजबूती। और सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति का किया ऐलान। ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी सरकार। डॉलर के मुकाबले रुपए में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी जोर। और आज से सजेगा क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आईपीएल 2023। चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले के साथ होगा टूर्नामेंट का आगाज। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, इस वित्त वर्ष का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में क्या जानदार तेजी बनती दिखाई दे रही है। अप्रैल सीरीज की शुरुआत है ये और बहुत ही सॉलिड फुटिंग पर हमने दरअसल पहला आप कह सकते हैं ओवर खेला है। 17,356 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 275 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में क्या जोश देखा गया है, 667 अंकों का इजाफा इस समय। याद रखिएगा निफ्टी जो है वो डे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और यही स्थिति निफ्टी बैंक की तरफ से भी बनती दिखाई दी है। इस रैली में एक चीज़ खास है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव है। 4:1, 4 बढ़ने वाले शेयर एक ही है जहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और लगभग हर सेक्टर ने आज पार्टिसिपेट किया है। थोड़ा सा डिफेंसिव फीका पड़ रहा था लेकिन वहां पर भी ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा मार है। हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है या फिर मुनाफा वसूली। लेकिन आज हाई बीटा काउंटर्स सबसे ज्यादा तेजी में और आप कह सकते हैं कि जब बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज आउट परफॉर्म करता है मार्केट में तेजी का मूव इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। तो 4.5% के गेंस पर इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज 2340 के लेवल्स को अब चूमता हुआ डे हाई पर खड़ा है और इसी का कमाल आज मार्केट में भी पूरा एंजॉय किया है ट्रेडर्स ने। वीरू आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षदा। इससे बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, मुनाफेदार शुक्रवार शायद नहीं हो सकता था। सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। ठीक है, एक दिन के राहत, एक दिन की छुट्टी के बाद आया, लेकिन जो आया सो अच्छा आया। और शानदार शुक्रवार और अप्रैल सीरीज का पहला दिन बेहद शानदार। मार्केट से डे हाई करीब 17,350 एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 40,548। क्या रखें अप्रोच? देखिए, आज सुबह बात हुई थी कि निफ्टी हल्का सा एक पायदान पीछे है बट स्ट्रेंथ है और निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, एक लीडिंग इंडिकेटर है। लेकिन उस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है उस स्टॉक ने जिसे कहते हैं बाजार का दिग्गज, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सुबह सुबह आज सीएनबीसी आवाज पर आप देखें जो डिस्कशन हो रहा था, मानस ने ग्रैब भी किया था विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि आज इसकी स्ट्रेंथ कुछ डिफरेंट है। आज इसने खुलते ही साथ कॉल राइटर्स को ट्रैप किया बिकॉज ऑफ दैट न्यूज फ्लो। याद रखिएगा। खैर, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा रिलायंस पे, लेकिन अप्रोच क्या थी? देखिए, अप्रोच ये थी कि हमें एक ज़माने बाद यानी 9 मार्च के बाद पहली बार जा रहे हैं आज स्ट्राइक करने के लिए 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे रहे तो बाय करेंगे और इसके ऊपर अगर खुल गए या फिर सस्टेन हो गए तो भी बाय करेंगे, बट विथ थोड़ा कम क्वांटिटी में। लेवल्स लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे। 220 के ऊपर 256 की पॉसिबिलिटी थी, वो आया। 305 की पॉसिबिलिटी थी, वो आया। और जो मैं लास्ट लेवल हर्षता सोच के आया था, इट वॉज
353 हम अब उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये सारी की सारी इक्वेशन चेंज करी है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, याद रखिएगा। ऑप्शन स्टेट्स क्या कहते हैं, देखिए एक बार चार्ट रखेंगे, निफ्टी का फुल पे रखिएगा, मेरे को भी हटाइए स्क्रीन से। आज 20 डेमा पार करने के बाद, 20 डेमा पार करने के बाद जो नेक्स्ट क्रिटिकल एवरेज आता है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो कहां प्लेस्ड है वो ये नोट कर लीजिए। वो परसिस्ट करता है करीब करीब 17,466 के जोन में। हर्षता यहां से लगभग 110 पॉइंट ऊपर हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। मैं इस पॉइंट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका निफ्टी बैंक, जिसने शुक्रवार को 20 डेमा पार किया था, बुधवार को माफ कीजिएगा, आज उसने 50 डेमा स्ट्राइक कर लिया। सो निफ्टी के लिए अब लॉजिकली जो नेक्स्ट एक लेवल बैठता है, दैट्स कम्स अराउंड 17,466। अब लेके आइए आप ऑप्शन स्टेट्स। अगर ट्रेड मेरे ग्रिप में है तो मैं क्या करूं? ये फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जो डेटा है वो इन इक्वेशंस के चलते, जिसको रिलायंस ने थोड़ा सा स्ट्राइक कर दिया है, मतलब डिस्टर्ब कर दिया है। आइए देखते हैं क्या होता है। पुट राइटर्स कहां पे हैं? लुक एट 17,300। हर्षता करीब आउटस्टैंडिंग वाई ऑन द वेरी फर्स्ट डिप सीरीज 17,300 पे पहुंच गया, 1 करोड़ का, 94.22 लाख का। दैट्स गुड, यानी 17,300 पे सबसे बड़ा पुट राइटर यहां पर है। और साथ ही साथ कॉल राइटर्स जो हैं वो याद रखिएगा, यहां पे अगर किसी स्ट्राइक पे तो है वो है 17,400 और 500 जोन। तो मेरे हिसाब से स्टे लॉन्ग हर्षता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉन्ग लिक्विडेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आएगा उस 17,300 के पुट राइटर के कन्विक्शन के थोड़ा सा नीचे, that comes somewhere around 17,290, 17,305। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक आपका ट्रेड कर रहा है 40,553 पे। जो मैंने जिक्र किया अभी कि निफ्टी का 466 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सुबह क्या अप्रोच थी हमारी? स्टे लॉन्ग ऑन निफ्टी बैंक एज वेल। द मोमेंट यू विल क्रॉस 4180 बाय करिए, 483 आएगा, 604 आएगा। 604 क्या था? दैट वाज फॉलोइंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षता वो आ चुका है। बट मेरी अप्रोच है कि अगर आपको निफ्टी बैंक पे थोड़े से प्रॉफिट बुक करने हैं तो बुक कर सकते हैं आप, क्योंकि निफ्टी में हमारे पास एडवांटेज है रिलायंस। अभी यहां पे वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम 50 डेमा को स्ट्राइक कर चुके हैं। यहां पे थोड़े से प्रॉफिट्स आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करें? लेके आइए वो 6 स्ट्राइक्स। वो 6 स्ट्राइक्स क्या कह रही हैं? पुट ऑप्शंस के जो कन्विक्शन है, पुट राइटर्स की जो कन्विक्शन है, वो किस जोन में है उसको देखने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहले एनालाइज करेंगे 40,500 की पुट को, हर्षता, जहां पे कल भी आउटस्टैंडिंग वाई काफी अच्छा खासा था। लुक एट 40,500, 34 लाख का ओआई एडिशन, ह्यूज। आउट ऑफ 37 आज 34 बिल्डअप हुआ है। तो एक सिंपली फॉर्मूला फंडा ये है कि आप एक करीब 40,390, 40,410 के रेंज में एक स्टॉप लॉस लेके खड़े रहिए। जैसे ही 40,604, 40,610 का जोन हर्षता पार होगा, निफ्टी बैंक प्रिपेयर करेगा अपने आप को एक नए लेवल के लिए, दैट कम्स अराउंड 4760, जो कि इसका लास्ट ड्यू एवरेज है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन हर्षता, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना एक बुरी रणनीति किसी भी लिहाज से नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 50 डे में स्ट्राइक कर चुका है, जहां की निफ्टी बैंक को उस एवरेज को स्ट्राइक करने में अभी 100 पॉइंट बाकी हैं। हर्षता, ओवर टू यू। जी हाँ, मूव अच्छा है मार्केट में। आप थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर ली जाए और फिर ऑफ कोर्स सोमवार की तैयारी। याद रखिएगा कि अगले हफ्ते जब हम बाजार में उतरेंगे तब और भी, इस हफ्ते तो एक ही छुट्टी थी, अगले हफ्ते 2 छुट्टियां हैं। तो सोमवार को काम करेंगे, फिर मंगलवार को छुट्टी होगी, फिर बुध और गुरुवार को काम करेंगे, फिर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी और फिर वो 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको जो भी पोजीशन लेनी है उस लिहाज से भी लें कि बीच बीच में कई सारी छुट्टियां आने वाली हैं, और फिर अगर ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप बदलता है, बिगड़ता है, तो आप ऐसा ना हो कि पोजीशन कैरी करते रहें और फंस जाएं। कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। ट्रेंडिंग काउंटर्स में आज तेजी और सिर्फ तेजी की ही बात हो रही है मार्केट में। तो लेकर आइए वो काउंटर्स जिनकी बदौलत ये तेजी आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये अनडाउटेडली सबसे बड़ा मूवर है आज के मार्केट में। इसी का योगदान है कि निफ्टी में आज तगड़ी तेजी, और 17,300 पर हम कारोबार कर रहे हैं कंफर्टेबली, 4.5% ऊपर। ये बैंकों में रुझान अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक लेकिन 3% टॉप
ट्रेडेड काउंटर्स में 876 के आसपास ट्रेड करता हुआ। वहीं टेक्नोलॉजी काउंटर्स में भी तेजी है। याद रखिएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 13 अप्रैल को इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। 3% ऊपर है ये काउंटर और टाटा मोटर्स भी करीब आज 3% के गेंस और कल से वो बिक्री के आंकड़े आना शुरू होंगे। क्या एक्सपेक्टेड है मार्च की बिक्री में, उस पर यतिन को आगे जोड़ने वाले हैं हम। आज डिफेंस कंपनियों का दिन है और BEL 6% खुलने के साथ ही वो उन लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब। 99.15 इसका डे हाई था। ग्रैन्यूल इंडिया में 6% का मूव। चीनी काउंटर्स में सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है और सीमेंट काउंटर्स पिछले हफ्ते से इनफैक्ट थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बुधवार को भी तेजी देखने को मिली थी। आज शुक्रवार के सत्र में भी 4% का इजाफा है। जो नहीं चले हैं या फिर जहां पर मुनाफा वसूली है उसमें अपोलो हॉस्पिटल, आपका एशियन पेंट, वेदांत में आज हमने देखा है कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई, उसके बाद स्टॉक में दबाव बनता दिखाई दिया। लेकिन अगर आप गुजरात गैस देखेंगे तो वहां पर भी दबाव ही देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रोपेन की कीमतें दरअसल थोड़ी बहुत फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और उसका प्रेशर कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। करीब 1.1% नीचे वो काउंटर ट्रेड में। गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी कम है, बढ़ने वालों की कहीं ज्यादा है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, इस पर हमारे जानकार तैयार है आपको राय देने के लिए। फंडामेंटल्स पर अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, आशीष चतुर्मोता, प्रदीप होचंदानी और रुचित जैन। सेक्टर स्कैन में आज ऑफ कोर्स अनडाउटेडली डिफेंस कंपनियों पर फोकस रहेगा। यहीं पर सबसे ज्यादा ऑर्डर फ्लो देखने को मिला है। एलारा सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट हर्षित कपाड़िया के साथ बातचीत होगी। यतिन आपको बताएंगे कि मार्च में बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे ऑटो कंपनियों के। 240 पर हर रोज की तरह 4 का चौका। रुचित से लेंगे सस्ता ऑप्शन, मानस देंगे एफएनओ का सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार आशीष चतुर्मोता से समझेंगे और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी तो हैं ही। 2:45 बजे के आसपास FY23 को जो हम अलविदा कह रहे हैं, मार्केट के लिए साल कैसा रहा है उसका एक रिकैप सुमित देंगे। और बिग मार्केट वॉइस में आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा भी। तो एक्शन पैक सत्र और कई सारे जानकारों से अकेले की तरफ से आपके लिए राय भी। जी चलिए आज तक कॉल्स का क्रम शुरू करते हैं। मानस, देखिए मानस का पहला ट्रेड था रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगेन देखिए वो सुबह सुबह उन्होंने डिस्क्लेमर दिया था, बट रिलायंस ने ओपनिंग के साथ ही 20 DMA जब स्ट्राइक किया तो मानस ने वो कॉल पकड़ी थी। मानस ग्रेट कॉल, बट अब क्या करेंगे एट 2339? अब क्या हो रहा है? देखिए हर फैक्ट को जो है वो स्क्रीन पर रखना जरूरी है। रिलायंस ने बीते लगभग 11 जनवरी से लेकर अब तक 2 बार 20 DMA को पार किया है और 2 बार 20 DMA को पार करने के बाद हमेशा स्ट्राइक किया है 50 DMA। And this price exactly, I mean 2340 is 50-day exponential moving average. मानस, आपका टेक क्या है आपके उस ट्रेड पे और अभी का आपका व्यू और आपका कन्विक्शन आइडिया? देखिए जुबलेंट रिलायंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिलायंस में मॉर्निंग में बात पॉजिटिव हुई थी और अभी भी मेरा समझना है कि पैटर्न को देख के लगता है वीरेंद्र जी, जो मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था कि पोजिशनल बेसिस पे आप 2400 या 2450 तक के भी टारगेट सेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा रिवर्सल है। और आप बिल्कुल उम्मीद करिए कि शायद 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ रिलायंस जाने की कोशिश करेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपको आज स्क्वायर अप करना है तो सही मौका आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर है। लेकिन आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अब आपको एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए और बड़े मूव के लिए लेना चाहिए। तो अभी भी मेरा समझना है कि करंट लेवल से 100 से 125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2299 कर ले और ये कैश लेवल से, और ऊपर की तरफ 2450 के टारगेट सेट करें। इस टाइम का जो ट्रेड होगा वो जुबलेंट फूड का रहेगा। देखिए यहाँ पर अभी थोड़े बात वही टेक्निकल रीजन है रिकमेंडेशन देने के जो रिलायंस पे थे। हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है और काफी समय से हम यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे। एक अगर टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो आपको वहां पर एक इनवर्स रेशियो पैटर्न जैसा भी दिखेगा जिसका ब्रेकआउट हमने जुबलेंट फूड पे ऑलरेडी देख लिया है। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे जुबलेंट फूड में खरीदारी करनी है। 439 की स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 470 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 450 वाला कॉल ऑप्शन भी जुबलेंट फूड का लिया जा सकता है। उसके जो प्राइस है 450 का कॉल ऑप्शन 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आपका ट्रेड रिलायंस पे प्लस मेरे प्रश्न पूछते साथ जो शब्द पहला मानस के मुंह से निकला वो था जुबलेंट। मैंने भी हटता सोचा पता नहीं क्या
मानस के दिल में चल रहा है सीधे जुबिलेंट छूटते साथ फ्राइडे है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जुबिलेंट आएगा भी तो कोई दिक्कत की वीरू यकीन मानिए मैंने भी जुबिलेंट शॉर्ट शॉर्टलिस्ट किया हुआ था कि इस पर तो बात करनी है आज। करेंगे, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आपने शॉर्टलिस्ट किया तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पहले राजेश जी का चलते हैं, बर्थडे बॉय। यार राजेश जी एक बात है, मानना पड़ेगा, आपके जन्मदिन के दिन गजब की रौनक है बाजार में, गजब की। क्या ले रहे हैं इस वक्त आप? वीरेंद्र जी देखिए, नजर एक आईटी पे है, लेकिन आईटी ऑलरेडी बाउंस हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा कॉन्ट्रा सेटअप्स देख रहा था कि कहाँ मोमेंटम है। देखिए एक ब्रेकआउट तो हमने सुबह ऐसे ऐसे पकड़ा, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि काउंटर तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा अगर नया सोचना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। देखिए एलआईसी में जो करेक्शन है ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, एलआईसी में जो करेक्शन है वो हो चुका है, यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस बन रहे हैं वो अभी जैसे कि ये 332 पे है, 330 के ऊपर बाय करे, एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ा सा मेंटेन करे इसमें। इसका जो मुझे लगता है जो स्विंग ट्रेड होगा यानी पोजिशनली मुझे लगता है ये 365 370 का टारगेट अनफोल्ड होता है, वैसे ही होता है डाइवर्जेंस में, वैसे ही होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एलआईसी बाय करना चाहिए, टारगेट आप 360 370 पोजिशनली रखें, लेकिन आपको स्विंग प्ले करना है तो इसका जो पहला पड़ा होगा वो रहेगा 348। सो इट्स अ बाय इन एलआईसी। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 330 के हिसाब से रखे, तो कम से कम 8 रुपए का स्टॉप लॉस यानी 322 का मेंटेन करके काम करें। चले तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में तेजी का ट्रेड, मानस ने कहा जुबिलेंट फूड खरीद के चले। अब गावा साहब के पास चलते हैं। अच्छा गावा साहब, सुबह में हमें अपडेट दे रहे थे कि अगले हफ्ते यहीं पर हैं, लेकिन इनका प्लान है वीरू, आप ही की तरफ आ रहे हैं। हाँ गावा साहब। हाँ जी, कहाँ पे? मेरे को नहीं है। देखिए ऐसा है कि बहुत बिजी रहते हैं तो पता नहीं पड़ता मंडे के बाद ट्यूसडे कब हो या फ्राइडे कब होता है या सैटरडे का, इसलिए भूल गया था मैं कि नेक्स्ट वीक इतना बिजी रहते हैं। नेक्स्ट वीक मैं जा रहा हूँ, यस, वाराणसी। काम से जा रहे हैं कि घूमने? गावा साहब एक्चुअली दिल तो बहुत था कि दर्शन करने के लिए, तो उस बहाने बुलावा आ गया वहां से, तो वहां पर एक निवेश का एक कुंभ मेला है, तो वहां पर टॉक के लिए जा रहा हूँ बस। तो इस बहाने हो जाएगा दर्शन। बिंदास जाइए। बहुत था दर्शन करने का। नहीं आप गए इससे पहले कभी प्रकाश सर वहां पे? यस, गया था कम से कम 25-30 साल पहले। वाओ। अब नहीं गया। अब जाइएगा। बनने के बाद था कि एक अब जाइएगा। हाँ अब जाइएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। एयरपोर्ट पे जब लैंड करेंगे, सिटी तक जाएंगे, बस आपसे गुजारिश ये है कि जो भी जहां भी जिस डेस्टिनेशन पे जाना हो सुबह सुबह निकल के तुरंत पहुंच जाइएगा। ड्यूरिंग द डे यानी मिड सेशन में, अगर मिड सेशन बोल रहा हूँ मतलब दिन के बीच में जाएंगे ना तो मुश्किल होगी आपको जाने में। और आरती देखिएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। ये गुजारिश है आपसे, समय निकालिएगा थोड़ा सा। एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ कि नेक्स्ट वीक क्या करना। कॉल किया सर आपकी? काम इतना होता है और कुछ नहीं, लेकिन यस दर्शन के बाद मैं जा रहा हूँ। एनीवे थैंक यू वेरी मच। कॉल किया सर आपकी? कॉल है HDFC, गुड ओल्ड HDFC। ट्रेड करा है 2622, लगता है 2650 की तरफ जा रहा है। जो मोमेंटम है अच्छा है, सेटअप है बढ़िया है, स्टार्ट स्ट्रक्चर भी बड़ा है, मेरे ख्याल से जाना चाहिए ऊपर। स्टॉप होगा 2610 का, ज्यादा नहीं। तो 2640 या 2650 पॉसिबल है HDFC। तो HDFC में एक मौका तेजी का गावा साहब ने आइडेंटिफाई किया है। सुबह में इनका पहला ट्रेड HDFC बैंक था, मुझे याद है 1620 के लिए इन्होंने सजेस्ट किया था, और ऑफ कोर्स प्री ओपन में एक्सिस बैंक पर बुलिश थे। अब दिग्गज HDFC पर नजरें हैं। प्रदीप आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरी तरफ से जो बाय रिकमेंडेशन है कि वो RBL बैंक पे रहेगी। स्टॉक में काफी वीकनेस देखने को मिली है। 2023 कैलेंडर में अब तक 21% डाउन है। रिसेंटली इसने अपने 200 DMA पे सपोर्ट लिया और फिर वहां पे एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था पिछले 8-10 सेशन से। आज के सेशन में पर्टिकुलरली ये अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि अपमूव एक्सटेंड हो सकती है एटलीस्ट इसके 20 DMA तक। तो 141 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। 136.40 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट ऑन द हायर से 146 को मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में आ सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया। ओके, RBL बैंक, ये आप स्ट्रक्चर पिक कर रहे हैं। एक ट्रेड की प्रॉपर्टी है, इट्स एन ओवरसोल्ड स्टॉक। और आप यकीन मानिए 8 मार्च से लेकर RBL करीब लास्ट सेशन तक 28 मार्च तक 29 मार्च तक गजब टूटा, मतलब 135, दैट मीन्स
करीब 35 रुपए का रिट्रेसमेंट, वो बड़ा रिट्रेसमेंट था। मीनवाइल निफ्टी फिर डे हाई पर। मैं आपको कह रहा था कि निफ्टी का सप्लाई जोन जो है वो आता है करीब करीब 17,466 पे। लुक एट हर्षदा निफ्टी आईटी अब वो जो हर्षदा और मैं आज सुबह सुबह बात कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में, दैट डिफरेंशियल, वो प्राइस परफॉर्मेंस का डिफरेंशियल बिटवीन यूएस नेस्डैक और जो इंडिया में परसिस्ट कर रहा था, वो कुछ हद तक फिल होने की कोशिश कर रहा है। बाजार इस वक्त वो तलाश रहा है। याद रखिए निफ्टी आईटी इस वक्त पोस्ट 27th ऑफ फेब एक अटेम्प्ट ले रहा है अपना 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच करने के लिए। मानस, मेरे ख्याल से ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि अगर ये हुआ तो आईटी मेजर शॉर्ट कवरिंग में जाएगा। उसके बाद इस चीज को देखते हुए आपका इस वक्त आईटी में कोई कॉल या फिर कोई ऑप्शन अप्रैल में किसी स्टॉक पे? देखिए, आईटी इंडेक्स की बात अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर कट रिवर्सल है। अब केवल इंतजार है 20-day मूविंग एवरेज का ब्रीच होने का, जो कि 28,700 के आसपास है। और मेरा समझना है कि इस बार ये 28,740 के 20-day मूविंग एवरेज है, उसको ब्रीच करके 29,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल से भी आई थिंक 1000 पॉइंट की रैली आप निफ्टी आईटी इंडेक्स में देख सकते हैं। एक स्टॉक अगर लेना होगा तो फिलहाल के लिए लार्ज कैप की बात कर रहे हैं अगर आप, तो इन्फी पे अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। इन्फोसिस ने अपने 20-day मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, एक रिवर्सल का साइन देखने को मिला है। बड़ी गिरावट थी 1600 रुपए से लेकर, तो बाउंस बैक भी आपको एक डिसेंट देखने को मिलेगा। मेरा जो टारगेट है वो 1480 का है। अभी भी 1428 पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1405 के रहेंगे, दोनों ही कैश लेवल्स हैं, और 1480 से लेकर 1500 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक मिड कैप में, अगर मिड कैप कह सकते हैं उसे, अगर आप मिड कैप की बात करें तो एलटीआईएम पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स है, तो एलटीआईएम में अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4660 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 4900 और उसके ऊपर 4950 के टारगेट के लिए। 900 4950 के लिए एलटीआई माइंडट्री, और फिर पहले दिग्गजों में इन्फोसिस आप लेकर चले। इनफैक्ट इन दो तीन और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एक बार देखिएगा प्लीज। कोफोर्ज का चार्ट आप राजेश सातपुते, 3% ऊपर, 6% का ओआई एडिशन, और काफी दिनों बाद इस तरह की मूव देखने को मिली है। एम्फोसिस में भी 3-3.5% तक का इजाफा है। ओआई एडिशन अब तक हुआ नहीं, शायद अब आएगा। एम्फोसिस ने तो क्लैरिफाई कर दिया था इस हफ्ते के शुरुआत में, आई थिंक ट्यूसडे वेंसडे को अपडेट आ रहा था कि सिलिकॉन वैली बैंक में खासा एक्सपोजर नहीं है, दबाव नहीं देखने को मिलना चाहिए उस लिहाज से नंबर्स में। दोनों स्टॉक्स अच्छा चले हैं। आप कहां पर ट्रेड कैरी करने के पक्ष में अगले हफ्ते के लिए? देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप आईटी कहीं पे भी देखें तो यहाँ पे आईटी में स्टॉक, आईटी में अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली कैरी करनी चाहिए। अगर आप देखें तो इन्फोसिस लीड कर रहा है, लेकिन उसके पीछे पीछे आप देखिए कोफोर्ज देखिए, एलटीआई माइंडट्री देखिए, एम्फोसिस देखिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोफोर्ज की इन पर्टिकुलरली बात करें, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज के पहले ही दिन ऑलमोस्ट लॉन्ग बिल्डअप है, जिस तरह से 6% ओपन इंटरेस्ट का जंप है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए हर्षदा जी, वो रहेगा 3920 का, 3920। सो फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 3810, मुझे लगता है यहाँ पे 100 रुपीज का अगर आपको गेन कैच करना है, प्ले करना है, तो फिर आपको लॉन्ग करना है। इसका लॉन्ग का जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 3770 का, 3770 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए 3900 3920 टारगेट लेके काम करें। ओके, गोफोर्ज मिड कैप आईटी में, और यहाँ पे जो अभी हर्षदा ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट भी किया, बहुत शॉर्ट भी थे एट 3804। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक 8 मार्च से लेकर करीब करीब लास्ट सेशन तक कितना 5, 6, 7, 800 रुपये टूटा था। गजब रिट्रेसमेंट था इस स्टॉक में, तो काफ़ी डैमेज कंट्रोल हुआ है। एंड कोफोर्ज वेल अबाउ 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी और ऊपर खिसकता हुआ और करीब करीब 40,614। दैट मीन्स बैंक निफ्टी अब आपकी स्क्रीन पर ट्रेड कर रहा है 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। और निफ्टी और ऊपर आ गया 370 पे, और आप समझ लीजिए कि जहां आपका इंडेक्स 50 डे पे है बैंक निफ्टी और उसके 50 डे में अभी भी करीब करीब 60, 30, 90 पॉइंट के अंदर है। दैट मीन्स वो डिफरेंशियल निफ्टी पूरा अटेम्प्ट करता हुआ पूरा करने की। मीनवाइल जरा एक बार गोल्ड के प्राइसेस लेके आइए स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि मन्नापुरम फाइनेंस एक सीरियस एफर्ट कर रहा है, एक सीरियस एफर्ट 8 मार्च 4 मार्च 2022, यानी एक फ्रेंकली स्पीकिंग एक साल की चैनल बाइसेक्ट करने का। गोल्ड आपकी स्क्रीन पे आप देखें बिल्कुल फ्लैट है, सिल्वर M6 बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए। बट मानस, मैं फेडरल बैंक को भी चेक कर रहा था, बट मुझे ज़्यादा शार्प एग्रेसिव मन्नापुरम की प्लेसमेंट लग रही है। आपका टेक 124 पे मन्नापुरम पे।
देखिए, मनप्पुरम में तो हमने पहले भी पिछले हफ्ते भी बहुत ही बढ़िया मूव देखा और यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर दिखता है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको हाई टॉप्स, हायर बॉटम्स बहुत क्लियर दिखते हैं। एक प्राइस ब्रेकआउट 122.50 के ऊपर आज देखने को मिला है और मेरा समझना है कि अब ये जो पिछला हाई 125.26 के आसपास था, उसको भी शायद ब्रीच कर जाएगा और अगर वो वैसा होता है तो ये तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होगा। उसके बाद तो आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं, करीब-करीब 150, 155 के। तो मनप्पुरम में एक पोजिशनल बेसिस पे अब एक ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहेंगे। 116 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 150 रुपए की सेट करिए, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में मनप्पुरम दिखा सकता है। क्रम में 150 तक के लेवल्स आप देखिए पिछले एक महीने में गोल्ड एमसीएक्स करीब 7% ऊपर है और मनप्पुरम भी उस लिहाज से 21% तक के गेन्स दिखाने में कामयाब रहा है। इनफैक्ट जितना गोल्ड नहीं चला उतना मनप्पुरम में एंटिसिपेशन में लोगों ने अच्छी खासी तेजी कर ली है। ये फिलहाल आपके लिए एक महीने का चार्ट था और पिछले 3 महीनों में ऑफ कोर्स गोल्ड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और मनप्पुरम उसके साथ कैच अप करता हुआ। अच्छा, एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक का इस महीने का मार्च के महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, क्योंकि आज की तेजी जो करीब 1.5% की है उसी में मार्च हम महीना हल्का सा पॉजिटिव होता देख रहे हैं, 0.37% ही सही लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं और यही स्थिति निफ्टी बैंक में आपको दिखाई देगी। आज के इस मूव के बाद जो लगभग 1.5% से ज्यादा की है, लगभग 0.86%, तो क्लोजर टू 1% के गेन्स निफ्टी बैंक मार्च के महीने में दिखा रहा है। ऑफ कोर्स हम एक्सपायरी बुधवार को ही निपटा चुके हैं, लेकिन जिस वजह से तेजी आई है वो अनडाउटेडली है सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, 4.5% तक का इजाफा। ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर की अपडेट निकल कर आई है उसी के बाद आज आप कह सकते हैं नई उड़ान भरी है स्टॉक ने, जो लैंग्वेज कर रहा था अपने 52 वीक लो के आसपास पिछले 2-3 हफ्तों से। यतिन हमारे साथ है बताने के लिए कि एग्जैक्टली ब्रोकरेजेस इस मूव को कैसे पढ़ रहे हैं। हमने कई सारी ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स देखी हैं अपसाइड के साथ, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर अब मार्केट क्यों बुलिश होने लगा है यतिन? देखिए प्रचला, जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म को अलग करने की बात की है तभी हमने देखा है जो एनबीएफसी स्पेस है वहाँ आपने थोड़ा बहुत कंपटीशन के वजह से और अपकमिंग जो डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं फिनटेक स्पेस में, यहाँ आपने एक असर देखा। ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस और उस टाइप की शेयर्स में आपने थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखा और ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि रिलायंस की जो आर्म है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी जब लिस्टिंग होगी और यहाँ जो प्लान्स हैं ओवरऑल बेसिस पे डिजिटल तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एनबीएफसी या जो फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार है वो सिर्फ लोन देने से जुड़ा हुआ है। काफ़ी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस से लेके दूसरे प्रोडक्ट्स आप इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं और कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये काफ़ी डिस्ट्रप्टिव इन नेचर हो सकता है। आज अगर हम मक्वेरी की बात करें तो इनको लगता है कि जो नेटवर्थ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, उस हिसाब से कंपनी ऑलरेडी एक 5th लार्जेस्ट एंटिटी बन सकती है आगे चलते हुए। रिलायंस के पास क्योंकि एनबीएफसी लाइसेंस है, ये अपनी रिलेशनशिप जो है अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, गूगल, इनकी लेवरेज रिलेशनशिप्स को करके इसको और सक्सेसफुल बना सकते हैं। मक्वेरी को लगता है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रियल थ्रेट है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को और फिनटेक कंपनीज को, और जो मर्चेंट लेंडिंग है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग मार्केट्स है, बट सिक्योर्ड लेंडिंग को किस हिसाब से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाए उस पर भी जो है जियो एक डिस्ट्रप्शन कर सकता है। हमने टेलीकॉम में ऑलरेडी देखा किस हिसाब से जियो ने प्राइसेस को डिस्टर्ब करके ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी की, और एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन जो स्प्रेड्स हैं, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं, यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं इंडस्ट्री के लिए, ऐसा मक्वेरी का मानना है। ब्रोकरेजेस की माने तो आज नोमुरा का भी एक रिपोर्ट आया, इन्होंने टारगेट जो है रखा है 2950, सीएलएसए की यहाँ खरीदारी की सलाह है 2970 के टारगेट के साथ, कोटक की 2900 रुपये की बाय टारगेट है यहाँ, जेपी मॉर्गन 2960 और मक्वेरी हालांकि इन्होंने अपग्रेड किया है न्यूट्रल को लेके, लेकिन टारगेट 2050 रखा है। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट के प्राइसेस सब्सटैंशियल अपसाइड जो है ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस के शेयर में, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके लिए कि सीएनबीसी आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो ये जो आपको डिटेल हमने बताई उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें
बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बातचीत कर ली जाए। ये ब्रोकरेजेस की व्यू आपके सामने। शुक्रिया यतिन। और यतिन को कुछ देर में हम फिर से जोड़ेंगे जब हम मार्च महीने के बिक्री के आंकड़े जो ऑटो कंपनियां पेश करने वाली है कल सुबह से, उसकी बात करेंगे। फिलहाल यतिन शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं उसका चार्ट। 2331 के आसपास पिछले 10 महीनों की सबसे बड़ी तेजी आज स्टॉक ने आपको कमाकर दिखा दी है। आज के आज ही लगभग 96 रुपए बढ़ चुका है। आशीष चतुर्मोता, बताइए आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर पहले भी काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी। अब एक टाइमलाइन सामने निकल कर आ रही है कि मई 2 को शेयर होल्डर्स के साथ बैठक है, इवेंचुअली इस एंटिटी को लिस्ट कराने की भी तैयारी होगी, तो मई 2 को मेरे ख्याल में और खुलासा होगा बाकी की टाइमलाइन का। आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों? जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये स्टॉक हम पोर्टफोलियो में ओन करते हैं, हमारे कोर पोर्टफोलियो में। और जैसा हमें लगता है कि जिस हिसाब से रिलायंस ने एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पिछले कई महीनों में किया और हमने देखा स्टॉक ने करीब करीब 3000 के स्तरों को छूकर एक बेस बनाया 2200 के लेवल पे। ये मुझे लगता है टेक्निकली सबसे पहले देखें तो एक बहुत ही बढ़िया बेस 2200-2250 की ट्रेजेक्टरी में रिलायंस ने बनाया और उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव वॉल्यूम्स के साथ आज रिलायंस ने क्रॉस किया। तो टेक्निकली तो मेरा मानना है कि स्टॉक जल्दी 2500 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आता है। अब जहां तक फंडामेंटल्स का बात है तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो केपेक्स है इन्होंने कहीं ना कहीं अनाउंस किया है। हम जानते हैं हाइड्रोजन सेगमेंट के अंदर में, और साथ ही साथ डीमर्जर की जो बात है वो चाहे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो या साथ ही साथ जो डीमर्जर दूसरे जो इनके कंज्यूमर बिजनेस है वहां पर भी डीमर्जर की बात उठ रही। तो इन सबको सम ऑफ द पार्ट्स आप वैल्यूएशन इनको करके देखे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 3000 तक की आती हुई नजर आती। तो ये जो लेवल पे रिलायंस इस समय ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही बियर केस सिनेरियो पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी स्टॉक ने बनाया, जिस तरह से बेस बनाया। और अब जो ये न्यूज फ्लो है इसकी वजह से मुझे लगता है जो ट्रिगर मार्केट वेट कर रहा था वो पहला ट्रिगर इस स्टॉक में आया है, जिसके चलते मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 2500 तक की जगह बनती है। बट अगर से कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से स्टॉक को सोचे तो मेरा मानना है 6 से 9 महीने में ये स्टॉक इवेंचुअली ऑल टाइम हाई के लेवल्स को यानी कि 2900-2950 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। रिलायंस पे कमेंट्स हैं आपके, और रिलायंस पे जब भी बात हो रही है याद रखिएगा स्टैंडर्ड स्कीम आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, निजी राय जरूर रखें। आशीष, आपका कॉल क्या हुआ, थोड़ा संक्षेप बताइएगा इस वक्त का। देखिए मेरे हिसाब से एक एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी में आईटीसी मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बेस वीरू बना चुका है। आप देख रहे हैं चार्ट्स पर किस तरह से एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आईटीसी ने मेंटेन रखा है और आज जिस तरह से 384 के लेवल को आईटीसी क्रॉस कर रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है बहुत ही जल्द 400 रुपए तक के मूव शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। 375-76 पे बहुत ही अच्छा बेस इस स्टॉक ने बनाया है। तो मेरे हिसाब से एक 375 को सपोर्ट जोन समझ के इस स्टॉक के अंदर में एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। 400 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी शॉर्ट टर्म में नजर आती है, बट इन द मीडियम टर्म मेरा मानना है स्टॉक 430-440 के लेवल को भी छू सकता है। अगेन एक डिस्क्लेमर, इस स्टॉक को हम हमारे एफएमसीजी पोर्टफोलियो के अंदर में यानी कि हमारे कोर पोर्टफोलियो में जो एफएमसीजी का एलोकेशन है उसमें आईटीसी की पोजीशन सबसे ज्यादा हमारी ली हुई है। आप यकीन मानिए, आप जब इस कार्यक्रम में जुड़े उससे पहले मैं आईटीसी को दिख रहा था और आईटीसी ने एक सीरियस एफर्ट करे हैं। अभी भागा नहीं बहुत, देखिए आईटीसी हार्डली आई थिंक अब 0.5%, बट आईटीसी ने एक सीरियस एफर्ट करे हैं 15 मार्च से लेकर अब तक के अपने पूरे क्लस्टर को काटने का। ये 385 यकीन मानिए इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मैं कुछ देर में ऑप्शंस के स्टैट्स रीड करके बताऊंगा आपको कि 385-390 पे ऑप्शंस की प्लेसमेंट नए मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अप्रैल में कैसी है। लेकिन आशीष महेश्वरी भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। महेश्वरी साहब नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा, इस पर क्या चीज कर रहे हैं आप? मैं थोड़ा रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर थोड़ा बुलिश हूँ। मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में काफी अच्छे नंबर्स रियल एस्टेट कंपनी से देखने को मिलेंगे और जो मेरा पिक रहेगा वो मैक्रोटेक डेवलपर्स रहेगा, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि 1% स्टैम्प ड्यूटी बढ़ने वाला है 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में, तो उसके कारण से जो लार्ज साइज ट्रांजेक्शन हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा और कई बड़े ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुए हैं, तो जिसका बिल्कुल जो सेल्स के नंबर काफी अच्छे आएंगे, प्लस
प्रॉफिट के नंबर भी मेरा मानना है लास्ट टाइम करीब 380 करोड़ का मुनाफा था दिसंबर में, इस बार करीब 500 करोड़ कम से कम क्रॉस करेगा मैक्रोटेक डेवलपर्स में। तो इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। मेरा मानना है वर्स्ट जो है ऑलरेडी ओवर हो चुका है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और अप्रैल मंथ अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में भी यहाँ पे आप रैली देखिए। ओके, द वर्स्ट इज ओवर और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स पर इस समय बुलिश है आशीष महेश्वरी। चलिए अब सेक्टर स्कैन की बात करते हैं। डिफेंस शेयर जिनमें आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। दरअसल सरकार की ओर से बड़े ऑर्डर्स इन कंपनियों के हाथ लगे और उसके बाद ही ये तेजी आई। अब इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं इलारा सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट हर्षित कपाड़िया, और हर्षित से हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। हर्षित, मुझे याद है आपने इनफैक्ट एक साइजेबल ऑर्डर फ्लो की बात की थी करीब 3-4 महीने पहले, और वो हमारे सामने आ चुका है। अब इन कंपनियों को इंडिविजुअली हम आपसे समझना चाहेंगे कि किसको कितना फायदा मिलेगा। आज देखिए उस लिहाज से BEL जो लैंग्वेज कर रहा था, और इनफैक्ट लैंग्वेज नहीं, ये 100 के ऊपर बढ़ता ही नहीं है। अच्छे खासे ऑर्डर फ्लोज इस स्टॉक में आ गए हैं। इस कंपनी को आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। जो इन्होंने FY23 में गाइड किया था उससे बेहतर शायद ये ऑर्डर्स इनके हाथ अब लग गए हैं। ये बताइए, ये स्टॉक को यहाँ से आगे कितना और बढ़ा सकता है? क्या वो प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा या फिर ये पूरा एक्शन ऑर्डर बुक तक ही सीमित है? नहीं, तो इसमें ऑर्डर इनफ्लो अगर आप देखें तो उन्होंने 20,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था FY23 के लिए। तो उन्होंने ऑलरेडी ये लास्ट जो 3-4 दिन में ऑर्डर इनफ्लोज आए हैं, ऑलमोस्ट उनको 21,000 से भी ज्यादा करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। अभी आज भी उनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है ऑलमोस्ट 400 करोड़ का। अगर आप वो भी ऐड कर दो तो अराउंड 21,500 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो ये साल मिल चुके हैं। सो नेक्स्ट ईयर के लिए भी वो लोग कंपनी बोल रही है कि उनको अराउंड 20,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर इनफ्लो की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर ये नंबर अगर मैं पकड़ूं तो एवरी ईयर अगर नेक्स्ट 2-3 साल के लिए 20,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो रहेगा तो मेरा एग्जीक्यूशन 15% से ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू पे। सो विच इज वेरी इनक्रेडिबल फॉर द कंपनी। तो मेरे अर्निंग्स भी इससे बढ़ेंगे। क्या इस समय फिर स्टॉक खरीदने के लिए सही मौका होगा सब 100, एंड ये 100 के ऊपर निकलेगा तो क्या आपके टारगेट्स रहेंगे? अगर ये सही मौका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए, मेरा टारगेट है 125 रुपीज है, 125 रुपया। 9730 पे अगर आप देखें बी इट्स गुड बाय। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई मीन ये लॉजिकली प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा, मुझसे भी पर्सनली। जिसने HCL में बहुत अच्छा पैसा बना लिया, स्पेशली आफ्टर दिस OFS, उसके अंदर एक फीलिंग है कि मैं भी अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करता हूँ। अगर विद इन डिफेंस मेरे पास HCL था या फिर BEL था, क्या HCL में अब एक सीरियस प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है? क्योंकि ये स्टॉक चला भी बहुत है। देखिए CY20 में 619 का स्टॉक लगभग 3,000 का भाव देख कर आया है। तो क्या HCL में एक प्रॉफिट बुक करके कैश में कन्वर्ट करके दूसरे डिफेंस स्टॉक की तरफ जाने का वक्त है क्या? इस पर आपकी राय क्या होगी? मेरे हिसाब से है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बने रहना चाहिए अभी भी, और भी मेरे हिसाब से इसमें अपसाइड है काफी। उसके 3-4 रीजंस है। एक तो हमारे पास जो ऑर्डर पाइपलाइन है इनकी, वो करीबन अराउंड 1.5 लाख करोड़ की है इन नेक्स्ट 3 इयर्स टाइम फ्रेम। ओके, अब उनका ऑर्डर बुक ऑलरेडी 80,000 करोड़ है। अगर आप इनको ऐड कर दे तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ जितने का ऑर्डर बुक रह जाएगा, और इनका रेवेन्यू रन रेट है अराउंड 25,000 करोड़ का। तो अगर आप ये नंबर पे काम करेंगे तो आपको लगेगा कि अभी भी काफी अपसाइड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। इसमें सेकंड चीज जो हम लोग ने नहीं एक्सपेक्ट कर रहे वो एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एक बड़ी क्षमता इनके नंबर्स में दे सकती है, जिनकी विजिबिलिटी है अभी तक कुछ उनको बड़ा मिला नहीं है। तो इट कुड बी लुक्ड एज एन ऑप्शन वैल्यू। बाकी अब मैं बताऊं, ये प्रश्न मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि हमने सीरियस प्रॉफिट बनाया है HCL में, क्या करना चाहिए? और ये जो अभी हर्षिता ने बिल्कुल सही कहा ना कि BEL नहीं चल रहा है, ये लोगों को खलता है कि यार इट्स टाइम टू गेट इनटू BEL के और नॉट। ये प्रश्न कई ने पूछा। अच्छा, मैं आता हूँ थोड़ा सा नेवी की तरफ, शिप बिल्डिंग की तरफ। सर, आपका टेक क्या है मझगांव डॉक पे? ये स्टॉक वो था जिसने CY22 में इनफैक्ट इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ 23 में भी पैसा बना के दिया। इसमें एक सीरियस डिप आया है। इट्स नाउ 670, गार्डन शिप बिल्डर्स लगभग 455। इन दोनों में से वैलिड
और एक अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर क्या रहेगा? कौन सा स्टॉक आप पिक करना चाहेंगे? नेवी वाले की तरफ जाऊं तो अगर मैं तो नेवी में जो तीनों कंपनी है उसमें से मेरा प्रेफरेंस अभी जीआरएससी की तरफ है और सेकंड है मझगांव डॉक। उसके बाद मैं कोचिन शिपयार्ड को देखूंगा। जीआरएससी का जो आप शिप बिल्डिंग का मोमेंटम है ग्रोथ का, वो अभी ये साल से चालू हुआ है। अगर आप उनके ग्रोथ भी देखेंगे, पहले 9 महीने के ग्रोथ और प्रोबेबली जो Q4 के नंबर्स आएंगे उनमें भी आप काफी तेजी दिखेंगे, बिकॉज उन्होंने काफी डिलीवरीज की है ये क्वार्टर भी, तो उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। मझगांव डॉक के जो सबमरीन के ऑर्डर्स है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आए हैं। सो 6 सबमरीन का एग्जीक्यूशन ये साल हो जाएगा। उसके बाद उसके P-17 अल्फा के दूसरे शिप के ऑर्डर्स है, पर इनफ्लो अपॉर्चुनिटी उनको एक सबमरीन में बड़ी दिख रही है, पर उस पे अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन इस सबके बीच एक और ऑर्डर जो भारत डायनामिक्स के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, और इस आकाश मिसाइल सिस्टम्स पर हमने खूब चर्चा पहले भी की है। 8160 करोड़ के ऑर्डर्स, और यही इनफैक्ट सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। ऑफ कोर्स बीएल के हाथ कुछ एएमसी का भी ऑर्डर मिला है ये आकाश मिसाइल सिस्टम का। ये किस तरह के रेवेन्यूज जनरेट करेगा? ये जो ऑर्डर्स आकाश मिसाइल सिस्टम्स के लिए बीडीएल के हाथ आ रहे हैं, और यहाँ पर आपकी क्या विजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स? तो आकाश मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये साल आने के लिए भारत डायनामिक्स में। तो जो आ गया है, तो उनका अभी ऑर्डर बुक जो 13,000 करोड़ था, जो अभी बढ़ के अभी 20,000 करोड़ हो जाएगा। तो उनकी ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो इज अराउंड 6.5 टाइम्स। सो हमें ऑर्डर विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इनका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जनरली 3 से 4 साल रहता है ये बड़े साइज के ऑर्डर्स का। तो इनका ग्रोथ मोमेंटम सबसे तेज रहेगा जितने भी डिफेंस स्टॉक है उतने में। उन्होंने मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीडीएल में तीनों में तेजी सबसे ज्यादा ग्रोथ की भारत डायनामिक्स आपको देगा। अच्छा हर्षित, मेरा आखिरी सवाल, कंस्ट्रिंग ये सारे ऑर्डर्स ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर भारत की तरफ है, तो ये बड़े प्लेयर्स हैं जिनके हाथ ऑर्डर लगे हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट शायद दूसरे प्लेयर्स से भी इनको सोर्स करने पड़ेंगे, कुछ के साथ पार्टनरशिप होगी। उस सिलसिले में कोई और कंपनी क्या स्टैंड आउट करती है आपके रेडार पर, जहां पर भी एक शायद मौका रह सकता है? या इसमें 3 कंपनी, ये जो बड़े जो 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं लास्ट 3-4 दिन में, उसमें से 3 कंपनियां प्राइवेट साइड पे बेनिफिट करेगी। सबसे पहले है डेटा पैटर्न, जिसको रेडार के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को जो रेडार ऑर्डर्स मिले उसमें डेटा पैटर्न्स को काम मिलेगा और एक्स्ट्रा माइक्रोवेव को काम मिलेगा। और जो मिसाइल का ऑर्डर मिला है उसमें वापस एक्स्ट्रा माइक्रोवेव और एक सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए, आपको ऑर्डर सामने दिखाई दे, लेकिन कुछ और भी कंपनियां हैं जिनको बाय द वे भी कुछ बेनिफिट्स आते हुए दिखाई देंगे। एस्ट्रा, डेटा पैटर्न्स और सेंटिम इलेक्ट्रॉनिक्स जो दरअसल पार्टनर्स हैं इन प्रोजेक्ट्स के साथ, इन बड़ी कंपनियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित हमारे लिए समय निकालने के लिए। नजरें रहेंगी इस पूरे डिफेंस पैक पर। महेश्वरी साहब, आपको क्या पसंद है फंडामेंटली? हर्षित ने इनफैक्ट काफी डिटेल में समझाया कि किसके हाथ क्या फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस समय आई एम श्योर काफी क्यूरियोसिटी है कि इन भावों पर क्या लिया जा सकता है। आप क्या पिक कर रहे हैं? सबसे पहला तो मेरा पिक भी कोचिन शिपयार्ड रहेगा। ऑलरेडी स्टॉक में इतना बड़ा गिरावट है, आप देखें 52 वीक हाई से तो आज भी करीब 200 रुपए नीचे स्टॉक मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड में बिल्कुल नजर होनी चाहिए। और इससे इनफैक्ट जो ऑर्डर आया 36,000 करोड़ का, उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर कोचिन शिपयार्ड के पास में ये देखें तो 9,800 करोड़ के आसपास। मेरा पिक नंबर 1 कोचिन शिपयार्ड रहेगा। दूसरा जो स्टॉक में जो कई बार पहले भी बात कर चुका हूँ वो है ज़ेन टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक में भी हमने देखा करीब 400 करोड़ का ऑर्डर बुक था उनका दिसंबर क्वार्टर शुरू होने से पहले, और 125 करोड़ का अकेला ऑर्डर उनका आया मार्च में, और अप्रैल में मेरा मानना है कम से कम 200 करोड़ के नए ऑर्डर ज़ेन टेक्नोलॉजीज को सिमुलेशन बिजनेस में मिल सकते हैं। तो काफी बेहतरीन स्टॉक है। बाजार गिरने के बाद भी ये स्टॉक ने अपनी अपवर्ड जर्नी जारी रखी, और मेरा मानना है इस स्टॉक में इस लेवल पे भी काफी पोटेंशियल है। टेक्नोलॉजीज में भी पोटेंशियल ऑफ कोर्स, और डिफेंस कंपनियों में कोची शिपयार्ड पर आपकी नजरें होनी चाहिए जहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए बात इस समय डिफेंस कंपनियों से जुड़ी हुई। इस बीच रुचित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुचित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड पहले। जी, वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी।
वह बाय कॉल रहेगा ट्रेंड लिमिटेड पे। एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अभी ये स्टॉक में दिखा है और इनफैक्ट अब लास्ट 1-1.5 महीने में देखेंगे कि जहाँ पे मार्केट में सभी मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक्स में करेक्टिव फेज रहा है, ये स्टॉक ने मोर एक टाइम वाइज करेक्शन दिखा है जहां पे एक रेंज में रहा और वो रेंज को ब्रेकआउट अभी स्टॉक कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे ट्रेंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1330 का स्टॉप लॉस रख के 1440 1450 तक की टारगेट रेंज के लिए 1425 40 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ट्रेंड में एक बाय साइड का ट्रेंड के साथ लगे हाथ फटाफट ये एफएमसीजी प्लेज में जो एक्शन बना है आज वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सुबह में एचयूएल में खूब तेजी थी। आशीष चतुर्मोता, आपने आईटीसी पिक किया था मुझे याद है, लेकिन बाकी ट्रेड्स जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो एक्शन काफी दिनों बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर कोई विचार है क्या? एचयूएल पर से कोई विचार है क्या? 0.5% ऊपर एचयूएल। बिल्कुल, तो देखिए इसमें हर्षदा एचयूएल काफी अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है और बहुत ही समय के बाद हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन को। आज इस स्टॉक ने डिसाइसिव वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया। इनफैक्ट कल भी बहुत ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हिंदुस्तान लीवर में नजर आए। तो मुझे लगता है यहाँ पर ट्रेंड की क्लैरिटी काफी अच्छी है। बेस फॉर्मेशन 2450 पे अच्छा बना है और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 2750 के जो लेवल है वो हिंदुस्तान लीवर में आने वाले 3 से 5 हफ्तों में क्रॉस होते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक अच्छी तेजी मुझे लगता है हिंदुस्तान लीवर के स्टॉक पे देखने को नजर आएगी। आईटीसी की हमने बात की जहां पर एक अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक आईटीसी और एचयूएल इनमें एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छा नजर आ सकता है। साथ रहे वहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बीच फार्मा कंपनियों में भी इंटरेस्ट है। आपको याद होगा एक तो ग्लेनमार्क पहले भी डिस्कस हो चुका है, 4.5% ऊपर है, 20% ओआई एडिशन देखने को मिला है। एल्केम लैब्स 2.5% ऊपर, 11.5% का ओआई एडिशन इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो जमे हैं। एल्केम राजेश सातपुते आप ही ने पिक किया था ना कुछ दिन पहले? हाँ जी। तो अब क्या व्यू है? हर्षदा जी मुझे याद है अल्केम हमने जो दिया था तो वो करीबन 3150-3200 के जोन में दिया था एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ए टारगेट ऑफ 3300 3350। तो अभी देखिए हर्षदा जी व्यू अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि ये पिछले 4-5 दिनों में वन वे चला है तो फ्रेश ट्रेडिंग ऑब्वियसली फ्रेश पोजीशन यहाँ पे ना करे। थोड़ा डिप मिले अगर 3350 के आसपास 3300 तो मुझे लगता है वो डिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। क्योंकि अगर आप इसको वीकली चार्ट पे लेके जाते हो मींस कहां तक जाएगा अगर प्रोजेक्शन देखते हैं तो मुझे लगता है पोजिशनली ये कम से कम जाएगा 3650 तक। हाँ, एल्केम आपकी स्क्रीन पे आज यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स पे थोड़ा सा स्कैनिंग करती हुई। मीनवाइल जरा एक बार मानस को स्क्रीन पे लेके आइएगा। मानस, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी सी कहीं दिखाई दे रही है एचडीएफसी में। ऑल दो रेप्लिका है इस वक्त, आई मीन वो रेप्लिका है होगा भी एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी, बट ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है पूरी CY 23 की वो बाइसेक्ट होने की तैयारी करती हुई दोनों ही स्टॉक्स ने 50 डे में लास्ट ड्यू एवरेज कार्ड पे दिया है। ये इनफैक्ट प्रकाश सर की कॉल भी थी, 2650 का टारगेट भी है। मानस कोई ऑप्शन पकड़ना चाहिए इसका, क्या आपकी रीडिंग क्या कहती है? बिल्कुल, आप एक रिवर्सल देखने को मिला है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 2675 या तो 2700 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 2640 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 43 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 34 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है आपको तो 9 रुपए का रिस्क है। लेकिन यहाँ पर 60 रुपए से लेकर 65 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन के 2640 वाले कॉल ऑप्शन के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने के मौके अभी भी है। HDFC 2640 इस कॉल ऑप्शन पे नजर रखिएगा और देखते रहिएगा इसका बिहेवियर। आई मीन 2600 ये 2-3 स्टॉक्स जो है जैसे HDFC का 1600 का, HDFC बैंक का 1600 का, रिलायंस का 2200 का क्लस्टर, ये क्लस्टर जब पुट राइटर्स का कन्विक्शन लेने लगे तो पैसा बनने की गुंजाइश बनती है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो हमारा सेगमेंट है 4 का चौका उस ट्रेड्स को शुरू करते हैं और 4 प्रकार के रेट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे एक एक करके। और उससे पहले ज़रा एक बार इंट्राडे में ज़रा आप एक स्टॉक और ले आइए। इंडियन होटल्स का मैंने जिक्र किया था कुछ देर पहले, एक बार ईज माई ट्रिप को भी ले आइए। 4370 लोअर लेवल से एक पुल बैक, मतलब वो जो थीम चल रही है ना आजकल वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होती हुई यहाँ पर डे हाई के जोन में आके स्टॉक ट्रेड करता हुआ। खैर अब हम ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं। पहले चलते हैं रुचित के पास चलते हैं। रुचित का लेते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड। रुचित क्या पिक कर रहे हैं आप? ये ट्रेंडेड फेज आज बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में दिया है कंसोलिडेशन का। तो आईसीआईसीआई बैंक के 880 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो अभी 20.50 21 के बीच में चल रहा है।
12 रुपए का स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे और 35 रुपए तक के टारगेट से स्टॉक में ये ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 880 कॉल आपकी स्क्रीन पर और आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही बेहतरीन चार्ट दिया था। हालांकि ये ट्रेड्स हमने सुबह पिक किए थे, बट फॉर नेक्स्ट स्विंग ये ऑप्शन पे आप नजर रख सकते हैं। डे हाई ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक का। अब चलते हैं मानस जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा समझना है कि एसबीआई कार्ड पे ध्यान देना चाहिए। एसबीआई कार्ड ने डबल बॉटम बनाया था 2 या 3 दिन पहले, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला। फाइनली आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। आई थिंक अब यहाँ से आपको कम से कम 760 760 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 760 टारगेट सेट करने हैं आपको। ये कैश लेवल्स हैं, तो वहां पर आपको टारगेट सेट करिए और स्टॉप लॉस 724 के लगाने हैं। ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 740 वाला कॉल ऑप्शन 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 29 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए तेजी वाला ट्रेड 740 का कॉल लेकर चले। आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उसके बाद हमने देखा है ये फिलहाल स्टॉक आसमान छूता हुआ और कंपनी को लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। करीब 900 का टारगेट खुद जेफरीज का है एसबीआई कार्ड पर। आशीष चतुर्मोता, चार्ट का चमत्कार। तो अर्चना देखिए, मुझे यहाँ पर टाइटन काफी पसंद आ रहा है। टाइटन पे 2-3 ट्रिगर्स हैं। एक तो वैल्यूएशन में थोड़ा सा अभी हम देख रहे हैं कंफर्ट आया, क्योंकि स्टॉक ने काफी एक बड़ी एक डिप दिखाई और उसके बाद एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे स्टॉक आ चुका है। टेक्निकली आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर टाइटन ने बनाया। इनफैक्ट मंथली चार्ट पर एक क्लियर रिवर्सल स्टॉक ने कर चुका है। और तीसरी चीज है गोल्ड की जो तेजी। आप देखेंगे कि गोल्ड 2011 में $2050 पे हुआ, उसके बाद एक अटेम्प्ट 2020 में लिया, वापस 2022 में एक अटेम्प्ट लिया और अब जाके फाइनली 2023 में हम देख रहे हैं गोल्ड $2000 के आसपास आ चुका है। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं गोल्ड में एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी और जिसका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हमें लगता है टाइटन जैसे स्टॉक पे पॉजिटिवली देखने को नजर आएगा। तो टाइटन में मेरा मानना है कि 2460 2450 पे एक बहुत ही बढ़िया बेस बन चुका है और इस बेस को अगर से ध्यान में रख के देखें तो मेरा मानना है 2650 से 2700 तक की तेजी आपको टाइटन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। हमने लास्ट वीक पे इस पे बात की और एक डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं, पर मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर टाइटन का इस समय नजर आ रहा है। एक अच्छा खासा रुझान तेजी का बनता हुआ और ऑफ कोर्स हमने देखा है गोल्ड की कीमतें भी जो बड़ी हैं वो कंपनी क्लियरली पास ऑन करती हुई दिखाई देती हैं। इस बीच एक दो ट्रेड्स आपके लिए और रिकैप करेंगे, लेकिन आशीष महेश्वरी का ट्रेड बाकी है। महेश्वरी जी बताइए, मिड कैप में क्या पिक कर रहे हैं आप फंडामेंटल्स के आधार पर? फंडामेंटल्स के आधार पर जो स्टॉक में पिक कर रहा हूँ वो है सोम डिस्टिलरीज और ब्रीवरीज लिमिटेड। और रीजन उसे पिक करने का ये है कि इस बार बियर का जो सेल है जिसमें सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, रिकॉर्ड सेल बुक हुई है। सेकेंड, उनका जो एक केनिंग का प्लांट है वो ऑपरेशनल हो गया है, तो जिसका बड़ा मार्केट नॉर्दर्न इंडिया में है, वो बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा, यदि नंबर्स पे नजर डालें तो पिछले साल कंपनी का लॉस था करीब 9 करोड़ का और इस क्वार्टर तक मेरा मानना है कि ये प्रॉफिट जो इस Q4 तक आएगा करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट आएगा। 43 करोड़ ऑलरेडी प्रॉफिट 3 क्वार्टर में आ चुका है। तो मुझे लगता है जब 1100 करोड़ के मार्केट कैप पे 70 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तो इसलिए इसको मैंने पिक किया है। स्टॉक ने जरूर 52 वीक हाई टच किया है, बट यहाँ से भी काफी मुझे पोटेंशियल नजर आता है। अभी भी तेजी की पूरी क्षमता है। आज 8% ऊपर। आज मार्केट खुलने के साथ ही यूबीएल जैसे ट्रेड्स भी स्पॉट किए गए थे और आशीष महेश्वरी क्लोजिंग ट्रेड में देखिए सोम डिस्टिलरीज आपके लिए लेकर आए हैं। फटाफट से आपके लिए स्टॉक्स वो सारे रिकैप कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन में रुचित ने चुना है आईसीआईसीआई बैंक। 880 का कॉल लेने की सलाह। यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आज 35 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस ट्रेड में। फिर मानस ने दिया एसबीआई कार्ड पर एक बाय कॉल। एफएनओ सुपरस्टार है ये आज का। 760 के लिए मौका, 724 स्टॉप लॉस रहेगा। टाइटन पसंद है चार्ट्स के आधार पर आशीष चतुर्मोता को। टाइटन में तेजी करे 2650 और 2700 के लिए मौका है। 2450 स्टॉप लॉस रखेंगे और सोम डिस्टिलरीज चुना है आशीष महेश्वरी ने। यह है फिलहाल आपके लिए इस समय के 4 का चौका वाले ट्रेड्स। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स पर नजर डाल लेते हैं। आशीष महेश्वरी,
ये ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आपकी नजर गई है क्या लेटली? 6% ऊपर। देखिए ओवरऑल एक चूंकि फार्मा सेक्टर में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है ऑफ लेट, तो इसके कारण से इस स्टॉक में भी मोमेंटम है। और मुझे अभी स्टॉक फार्मा ओवरऑल सेक्टर ठीक नजर आता है, क्योंकि जो नंबर्स इन कंपनियों के, चाहे ग्रेन्यूल्स हो या पिछले सेगमेंट में हम ग्लेनमार्क, एल्केम की बात कर रहे थे, तो सारे कंपनीज के क्वार्टर ओवर क्वार्टर में भी काफी अच्छे नंबर्स आए। दूसरी बात यह है कि अब जैसे थोड़ा सा दोबारा से डोमेस्टिक जो मार्केट है वो रोबस्ट होने लगा है, सेल फिर से फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ट्रैक्शन पकड़ रही है, तो इसका बेनिफिट इन सारी कंपनियों को मिलने वाला है। तो मैं ओवरऑल सेक्टर पे बुलिश हूँ। ग्रेन्यूल्स, एल्केम, ग्लेनमार्क, ये इनफैक्ट तीनों ही मेरी फेवरेट पिक है। फिलहाल ग्रैन्यूल्स, एल्केम, ग्लेनमार्क तीनों की बात कर ली, तीनों फंडामेंटल आधार पर भी आशीष महेश्वरी को पसंद है। आशीष चतुर्मोता, वीरू ने मेंशन किया इजी ट्रिप। सुबह में हम बात कर रहे थे इंडियन होटल्स की, इस समय रेडार पर अगर लेकर आए इंटरग्लोब एविएशन, ये समर हॉलिडेज का आप कह सकते हैं इम्पैक्ट, या फिर अगले हफ्ते जो लंबी छुट्टियां आ रही हैं वीकेंड वाली, उसका इम्पैक्ट कर सकते हैं। ट्रेड भी लेंगे क्या? क्या पैसे भी बनने के चांसेस हैं इंटरग्लोब एविएशन में? ये सैर सपाटे वाली कंपनियों में कुछ बनेगा? जीएमआर एयरपोर्ट भी आजकल फिर चलने लगा है। जी, तो अर्चना देखिए, इसमें पहले इंडिगो की बात करूं तो आज जिस तरह से वॉल्यूम्स हुए हैं, बिल्कुल एक क्लियर रिवर्सल सिग्नल बना है और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन वीकली और मंथली चार्ट्स पर हुआ है, जब स्टॉक ने 5 हफ्तों से अपना बेस बनाने की कोशिश की 1840 पर, और आज इवेंचुअली जो वॉल्यूम के साथ एक डिसाइसिव मूव आ रहा है उसको देखते हुए लगता है कि टेक्निकली ये 2000 तक की जगह बन सकती है। बट इस पूरे स्पेस में जो स्टॉक हमारी टॉप पिक है और हम हमारे पोर्टफोलियो में रखे हैं वो है इंडियन होटल्स, क्योंकि यहाँ पर पे दो बड़े चीजें, एक तो टेक्निकली जैसे वीरू ने बताया ही है, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन मंथली चार्ट्स पर हो रहा है, और उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक जल्दी 370-380 के जोन को क्रॉस करेगा। और फंडामेंटली आप देखेंगे तो यहाँ पर एवरेज रूम रेट्स जो है वो बहुत जबरदस्त बढ़े, करीब 40 से 45% का जंप एवरेज रूम रेट्स में हुआ है इंडियन होटल्स के लिए। साथ ही साथ इनका जो यूटिलाइजेशन है, या हम जिस तरह से कहते हैं कि 63% से बढ़कर 69-70% पर आ चुका है, तो ये सब चीज मुझे लगता है इंडियन होटल्स के लिए बहुत ही वेल प्लेस्ड है। तो दोनों ही स्टॉक, इंडिगो और इंडियन होटल्स, अच्छे लगते हैं, बट थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे इंडियन होटल हमें ज्यादा पसंद है। इंडियन होटल एक प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, जहां पर पिछले इनफैक्ट बुधवार को ये मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब मार्केट बिग वॉइस में एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी जुड़ गए। नवीन, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपने सुना इंडियन होटल, इंटरग्लोब, ये सारी स्टॉक्स रेडार पर जानकारों के आ रहे हैं, यहाँ पर एक्शन भी देखने को मिला है। आप सुबह में मैं वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी और उन्होंने दरअसल इंडिया पर जो इक्वल वेट का अपग्रेड लाया है, उसमें वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स अब और भी कंस्ट्रक्टिव होते हुए दिखाई देंगे भारतीय मार्केट्स में, और उसी सेक्टर पर उनका भी फोकस है, विद ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स आल्सो। इस स्पेस में कंस्ट्रिंग महंगाई का इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये सब लोग भाप रहे थे। कितना लोग ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार होंगे बढ़ती महंगाई के बीच। नंबर्स और जिस तरह से स्टॉक्स अपनी चाल खेल रहे हैं, परहैप्स वो कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग हिचकिचा रहे हैं। आपका स्टांस क्या है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में? क्या आप इधर पैसा एलोकेट कर रहे हैं या फिर करना चाहेंगे नियर टर्म में? सो डिस्क्रिशनरी स्पेस है, ये काफी एक्चुअली बड़ा स्पेस है। इसमें अगर हम देखेंगे कि ऑटो सेक्टर में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंसिडर किया जा सकता है, और चॉकलेट को भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये स्पेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। लेकिन अगर हम देखेंगे तो स्लो डाउन जो है वो क्लियरली विजिबल कुछ पॉकेट्स में बहुत क्लियरली विजिबल है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि टू व्हीलर सेगमेंट है, वहां पे स्लो डाउन विजिबल है। इसके अलावा जो बाकी जो डिस्क्रिशनरी स्पेसेस है, विच इज क्लोथिंग और ये कैटेगरी में भी लास्ट क्वार्टर में थोड़ा स्लो डाउन दिखा था। लेकिन जो बाकी स्पेस है जैसे ट्रैवल, टूरिज्म, होटल्स, ये इंडस्ट्री में अभी तक कोई स्लो डाउन दिखा नहीं है। इनफैक्ट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए शायद ये क्वार्टर वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर एवर होगा। दूसरी तरफ एविएशन जो सेक्टर है
वहां पे भी जो ये क्वार्टर थोड़ा सा स्लोअर होता है कंपेयर टू Q3, ये क्वार्टर काफी स्ट्रांग दिख रहा है। इसके अलावा जो अगला आता हुआ क्वार्टर होगा वो भी स्ट्रांग रहेगा। तो इन जनरल ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सेक्टर में पिकअप काफी ठीक है और ये स्लो डाउन की अभी तक चैलेंजेस दिखे नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी डिस्क्रिशनरी स्पेसेस है वहां पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन विजिबल हुआ है। तो ये स्पेस अभी मिक्स्ड बैग है मैं कहूंगा। तो ओवरवेट रहना चाहिए होटल्स और प्रोबेबली एविएशन सेक्टर्स। क्या फिर वही पिक्चर पेंट कर रहा है जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हम चर्चा भी कर रहे थे कि भारत में अगर रिकवरी है कंज्यूमर स्पेंडिंग में, वो लार्जली के शेप रिकवरी है। क्योंकि आप देखिए टू व्हीलर की बिक्री नहीं हो रही है लेकिन लोग फ्लाइट लेके जा रहे हैं, होटल्स में बुकिंग कर रहे हैं, लग्जरी हॉलीडेज प्लान कर रहे हैं। और अगर फिर ये के शेप रिकवरी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार चल रही है तो फिर ये क्या कंसर्निंग साइंस नहीं है भारतीय इकोनॉमी के लिए? और क्या ये एक ओवरहैंग है मार्केट्स में इस समय भी? अभी इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो अगर हम ट्रैवल टूरिज्म एज अ सेक्टर देखेंगे तो ये सेक्टर में अगर ओवरऑल टोटल पैसेंजर ट्रैफिक की हम बात करेंगे, जैसे अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल जो प्री कोविड था और अभी जो था मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे YOY ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। दूसरा ये हुआ है कि प्राइसेस हैव गॉन अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली, राइट। होटल जो सेक्टर है, होटल सेक्टर में एक्चुअली कोई कैपेसिटी क्रिएशन हुआ नहीं है लास्ट 3 साल में। उसकी वजह से जो एवरेज रूम रियलाइजेशन है ये काफी बढ़ चुके हैं। तो ये सेक्टर के डायनामिक्स एक्चुअली काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट एविएशन सेक्टर में देखेंगे तो जो ग्राउंडेड फ्लीट है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर है। तो ये काफी मिक्स्ड बैग सा है ये सेक्टर में क्या क्या एक्चुअली फैक्टर्स है। वो काफी पर्टिकुलर टू 2 सेक्टर है जिसके वजह से जो ओवरऑल अपटिक दिख रहा है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, राइट। तो इसके अलावा जो बाकी जो डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज है जहाँ पे जो स्लो डाउन विजिबल हुआ है, इवन अपैरल्स एंड जो कैटेगरी है, तो वहां पे वो इज वेरी वेरी पाल्पेबल। तो मैं ये बोलूंगा कि जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर पे जो तेजी हमें दिख रही है इसको हमको ब्रॉड ये सेम चीज एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए फॉर अदर सेक्टर्स। एंड ये सेक्टर्स को उनके फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए एंड नॉट नेसेसरली लुक एट द ओवरऑल कंज्यूमर बास्केट एज अ होल की सब जगह पे पिकअप बहुत स्ट्रांग है करके। ओके नवीन जी, एक और चीज़ है, मैंने आज सुबह जो HUL के संदर्भ में खबर आई कि उन्होंने कुछ प्राइस कट्स दिए हैं डिटर्जेंट सेगमेंट में। HUL को भी देखूं तो मैं हिस्टोरिकली आई थिंक इसका हाई था करीब करीब 2860 का, इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 2545। एक प्राइस डैमेज जो हुआ था वो कंट्रोल हुआ है, बट स्टिल इस पूरे स्पेस में लीडरशिप ITC के हाथ पे थी फॉर अदर रीजंस एज वेल। आई मीन उनका होटल कारोबार, उनका पेपर बिजनेस ऑल। अभी FMCG पे आपका टेक क्या है इस वक्त? कुछ पिक कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? FMCG सेक्टर में अगर देखेंगे तो ITC तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है, क्योंकि इसके 2 कारण है। एक तो ये है कि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। इसके अलावा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर तक काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखेंगे, क्योंकि इनका सिगरेट सेगमेंट अभी ठीक कर रहा है। जो मतलब 2014 के बाद कंसिस्टेंटली वॉल्यूम्स डिक्लाइन हुए हैं वो कैटेगरी में, तो वहां पे मतलब ग्रोथ की वहां पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज है, जो FMCG अदर्स कैटेगरी जो है वहां पे भी मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। होटल्स कैटेगरी के भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। तो इन सब फैक्टर्स को अगर मैं कंसिडर करूं तो ITC विल कंटिन्यू टू बी द टॉप पिक इन दी FMCG स्पेस। हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी जो FMCG स्टॉक्स है वो सबको अपने अपने मेरिट के बेसिस पे देखना चाहिए rather than looking at FMCG सेक्टर एज अ होल, क्योंकि वैल्यूएशंस वहां पे अभी भी कंफर्ट बहुत ज्यादा नहीं है एंड रूरल स्लो डाउन के आसार बहुत अभी भी क्लियर है। अगर मॉनसून ठीक नहीं रहा तो रूरल स्लो डाउन काफी ज्यादा हो सकती है। तो उस हिसाब से FMCG सेक्टर में मैं बहुत ही कॉशियस रहूंगा इन टर्म्स ऑफ क्या मैं बाय कर रहा हूँ, जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है और आगे फ्यूचर अर्निंग्स की विजिबिलिटी इंप्रूव होते दिख रही है, तो वही स्टॉक्स में मैं निवेश करूंगा कि rather than buying everything or buying a large basket of FMCG stocks। अच्छा नवीन जी, एक और चीज़ है, अगर आप देखें एक क्रूड में सब्सटेंशियल रिट्रेसमेंट है। मैं ठीक है, मैं एवरेज ट्रेजेक्ट्री अगर लास्ट 1 महीने की मान के चलूँ, इट्स 75-79 के जोन।
इंडिगो को बाजार प्रीमियम क्यों नहीं दे रहा है इस वक्त? मैं इंडियन होटल्स खरीदने को तैयार हूँ, आप भी अगर आप देखें उसका, उस पर मैंने आपका मत सुना। एग्जैक्टली इंडिगो क्यों नहीं चल रहा है 1927 पे? और क्या ये एयर इंडिया की थोड़ी सी शिवरिंग है, घबराहट है? क्योंकि मैं इनफैक्ट खुद ही आज सिस्टर चैनल पे पढ़ रहा था TV18 पे कि एयर इंडिया जो है वो ओवरसीज रूट पे काफ़ी अच्छा कर रहा है। बाजार इसको एडवांटेज क्यों नहीं दे रहा इस वक्त? इंडिगो में अगर हम देखेंगे तो इसमें फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बाजार वो वैल्यूएशन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि टू सम एक्सटेंट इसमें अभी अभी एक लार्ज ब्लॉक प्लेसमेंट हुआ था, अराउंड 1900 के करीबी ब्लॉक प्लेसमेंट हुआ था, तो जिसके वजह से सप्लाई स्टॉक में आया हुआ है। एंड मार्केट ये भी एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जाके और सप्लाई आने की संभावना है इंटरग्लोब एविएशन में। सो ये जो मार्केट है, ये मार्केट थोड़ा सा टफ मार्केट है, जहां पे जो इक्विटी में जो मनी सप्लाई है वो पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सा कम हुआ है, तो जिसके वजह से जो अगर सप्लाई आता है कोई भी स्टॉक का तो वो एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। इसके अलावा सप्लाई का ओवर हैंग भी रहता है क्योंकि मार्केट में वीक हैंड्स के पास भी स्टॉक जाता है तो फिर वो फ्लिप करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। मुझे इंडिगो में चैलेंज सिर्फ स्टॉक का सप्लाई का लगता है, फंडामेंटल्स का नहीं लगता है। और अगर सप्लाई के चैलेंजेस ना रहे तो इंडिगो में रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इंडिगो पर बुलिश, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत या फिर इस चर्चा की जो शुरुआत हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के साथ कर रहे थे, जहां पर कुलकर्णी साहब ने साफ बोला कि बहुत वैरायटी है इस यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसमें ऑफ कोर्स फ्लाइट टिकट्स है, आपके होटल स्टे है, एसीज है और ऑटो कंपनियां हैं। अब ऑटो कंपनियों पर आते हैं। मार्च का महीना कैसा रहा है सेल्स के लिहाज से? यतिन हमारे साथ है। एक क्विक एक्सपेक्टेशन चेक ले लेते हैं और फिर इस सेक्टर पर क्लोजली बात भी करेंगे। यतिन बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? तो देखिए, मार्च में टिपिकली हर्षदा कमर्शियल व्हीकल्स में प्री बाइंग होती है, लेकिन ये टाइम प्री बाइंग थोड़ी एग्रेसिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि अप्रैल से ऑन एन एवरेज लगभग 4 से 5% से कमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्रक्स हो, बसेस हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, छोटे टेम्पोज हो, दाम बढ़ने वाले हैं। उसके कारण मार्च के महीने में आप उसको प्री बाइंग करेंगे। दूसरी बात, मार्च में डिप्रीसिएशन भी मिलता है, टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं काफ़ी सारे फ्लीट ओनर्स को, तो बहुत सारी प्री बाइंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखिए, डिमांड जो है वो ऑर्डर बैकलॉग की वजह से अच्छी है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे चले जाएं तो फीडबैक ये मिल रहा है डीलर्स से कि जो इंक्वायरीज हैं वो ड्रॉप हो रही हैं, जो फुटफॉल्स हैं शोरूम्स में वो गिरते हुए नजर पड़ रहे हैं। हालांकि टू व्हीलर स्पेस में डिमांड स्टेबल है। तो शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के साथ, जहां अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों में ही अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम। इनफैक्ट अशोक लेलैंड में लगभग 9% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल दर साल बेसिस पे, और टाटा मोटर्स भी लगभग 95,000 यूनिट के आसपास बिकवाली कर सकती है कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स मिला के। इसके अलावा मारुति थोड़ा फीका रहेगा मार्च का मंथ, क्योंकि 8% से सेल्स डिक्लाइन होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। पिछले साल प्रोडक्शन जो है उनको अच्छा रैंप अप करने मिला था, लेकिन नए मॉडल्स में वो लोग उतना रैंप अप नहीं कर पाए हैं, वेटिंग लिस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड सप्लाई थोड़ा बहुत मिसमैच है, इसीलिए शायद आपको लगभग 7-8% की गिरावट मारुति के नंबर्स में दिखाई पड़ेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम रैंप अप हुआ है, जिसके कारण सेल्स आपको 20% तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे साल दर साल बेसिस पे। हालांकि ट्रैक्टर्स केवल 4% से ग्रो होगी बिकवाली, और अगर हम देखें मार्च में एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग 31,000 यूनिट्स ट्रैक्टर सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा बेच पाएगा। बजाज ऑटो, सबको पता है हेडविंड्स हैं, एक्सपोर्ट मार्केट्स काम नहीं कर रहे हैं बजाज ऑटो के लिए, और इसीलिए जो मिक्स्ड ओवरऑल नंबर है ये यहाँ 7% की गिरावट दिखेगी आपको बिकवाली में। रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प हालांकि 7 से 9% के बीच ये दोनों कंपनीज की ग्रोथ होनी चाहिए मार्च के सेल्स की, और टीवीएस मोटर्स लगभग 3 लाख यूनिट्स बेचेगा मार्च के महीने में, ऐसा नोमुरा का एस्टिमेट है। हालांकि यहाँ भी आप एक्सपोर्ट मार्केट की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत देख रहे हैं ओवरऑल वॉल्यूम्स पे। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हेल्दी होने चाहिए, और हाँ, आगे जाके टीवीएस मोटर्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री का बात है, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत फ्रैक्शन आ सकता है, लेकिन मार्च का महीना थोड़ा बहुत फीका टीवीएस मोटर्स के लिए भी गया है। शुक्रिया यतिन इन पूरे नंबर्स को एनालाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। आपकी स्क्रीन पे एट 1080 इसमें कोई राय नहीं कि अगर आप टीवीएस को देखें, ठीक है, आई मीन एक्सपेक्टेशन प्लस नंबर्स, मतलब जो रोलोवर की फिगर्स थी और टेक्निकल सेटअप,
बेस्ट अगर ऑटो में कुछ है तो वो ये है। नवीन जी, भी आपने यतिन को सुना, और लेकिन बड़ी हाईलाइट अब मंथ ऑफ अप्रैल के लिए ये होगी कि सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक प्राइस हाइक ले रहे हैं, और अपने मार्जिन्स को थोड़ा सा अगर आप देखें सस्टेन करने के लिए, उन्हें एक थोड़ा सा एक स्पेस देने के लिए। और एक और चीज़ टू व्हीलर के लिए दिक्कत है, जो कि शायद पोस्ट कोविड बचा के ले गई थी टू व्हीलर कंपनियों को, वो था एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मार्केट, जो कि इस बार नहीं है। आपका ऑटो पे टेक क्या है, और आपके इस पर टॉप कॉल्स क्या हैं आप, या फिर आपने इसको अवॉइड ट्रेजेक्ट्री में रखा हुआ है? नहीं, ऑटो सेक्टर पे हमारा ओवरऑल स्टैंड ओवरवेट का ही है। सेक्टर में अभी ऑफ कोर्स मार्च का महीना पैसेंजर व्हीकल के लिए थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। मारुति के नंबर शायद इतने ग्रेट ना हो, कंसिडरिंग जो ट्रेजेक्ट्री चल रही थी इनके जनवरी और फरवरी में, उससे मार्च शायद स्लोअर रहे। कंपनी ने भी बोला है कि थोड़ा सा स्लो रह सकता है, तो वो एक चैलेंज दिख रहा है मुझे मार्च का फॉर मार्केट लीडर मारुति। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर हम आगे जाके देखेंगे कम फोकस है, क्योंकि मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में चैलेंजेस अभी भी बरकरार है। और टू व्हीलर स्पेस में अगर मैं कुछ देखूंगा तो बजाज ऑटो देखूंगा, क्योंकि इसमें टर्न अराउंड आने का चांस है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और डिविडेंड यील्ड बहुत स्ट्रांग है, एंड कंपनी का जो के फंडामेंटल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से बजाज ऑटो में यहाँ से 10 से 15% का रिटर्न बन सकता है, तो वो टू व्हीलर स्पेस में मेरा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो स्टॉक्स है जैसे टाटा मोटर्स हो गया या टीवीएस हो गया, ये मुझे लगता है कि ये लेवल पे ट्रेडिंग बेट्स है। यहाँ पे 10 to 15% रिटर्न बनता है, बट मोर और लेस इनका मूवमेंट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स साइडवेज रहने की ज्यादा संभावना है। तो ये फिलहाल आपके लिए ऑटो पर व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए नवीन, और अपनी राय देने के लिए। इस बीच मार्केट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि यहीं पर देखिए सबसे ज़्यादा आतिशबाजी चल रही है। 17,381 डे हाई पर कुछ ही क्षणों पहले आपको इंडेक्स दिखाई दिया। 300 पॉइंट पूरे यहाँ पर ऊपर मार्केट ने कमा लिए हैं। 1.5% से ज़्यादा का इजाफा निफ्टी ने। निफ्टी बैंक देखिए तो 40,654 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। ज़बरदस्त तेज़ी, इनफैक्ट 684 का भी हाई कुछ ही देर पहले ही हमने मार्केट में आता देखा है। तो बहुत तगड़ा ट्रेंड इस मार्केट ने दिखाया है। आशीष चतुर्मोता, फटाफट से बताइए, निफ्टी या निफ्टी बैंक फ्रेश ट्रेड अगर लेना है क्या लिया जाए, या फिर सोमवार को देखें? देखिए अर्जिता, मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक ने तो बहुत एक डिसाइसिव मूव दिया है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ आप पहले भी देख रहे थे, 2-3 दिन से ही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अच्छी बन रही थी। तो मेरे हिसाब से जो मूव शुरू हुआ है बैंक निफ्टी का, ये कहीं ना कहीं 41,300 41,500 तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आता है। बहुत लंबे समय के बाद HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ये कंसोलिडेशन के बाहर निकले, तो ये वन डे मूव ना होके मुझे लगता है एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। तो एक पॉजिटिव बायस के साथ मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर में ध्यान रखा जा सकता है, जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। जैम निफ्टी बैंक, नो डाउट अबाउट दैट, कि एक लीड इंडिकेटर रहा है स्ट्रेंथ का। वो सिर्फ आज भी नहीं, आज सुबह भी नहीं, इनफैक्ट बुधवार को भी पूरे दिन, इनफैक्ट बुधवार क्या आप उसे ले चलिए, मंगलवार से एक लीड इंडिकेटर है। अच्छा, जो मैं कह रहा था ना क्लोजिंग में कि अपने निफ्टी लॉन्ग को होल्ड रखिए, निफ्टी बैंक को होल्ड रखिए, निफ्टी करीब करीब 17,384 का हाई लगा के आया। स्टिल अगर आप इन दोनों इंडिसेस को देखें तो निफ्टी बैंक अब जिस ट्रेजेक्ट्री में है, अभी अपने सेकेंड लास्ट ड्यू एवरेज जो कि प्लेस्ड है करीब करीब 40,782 उस तरफ बढ़ रहा है। बट लॉजिकली इफ यू आर डे ट्रेडर, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो आपको सब कुछ मिला। इस सेशन से आपको कोई एक दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई अगर आप देखें मन मुटाव नहीं होना चाहिए। अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। बट अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो एवरेजेस के साथ और एवरेजेस के पास जो दोनों इंडिसेस का बिहेवियर है वो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अपनी पॉकेट पे आप फोकस करिए। अगर वो आपको एक वीकेंड रिस्क लेने का एक कहीं ना कहीं पोटेंशियल दे रही है तो लेट्स टेक इट। डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे लिखे आइएगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 33,093 की ट्रेजेक्ट्री में। और डॉक्टर साहब अगर तीनों इंडिसेस के हो तो इट्स अप बाय 48 पॉइंट्स, 48 अंक ऊपर, याद रखिएगा। और डॉक्टर साहब कुछ देर में ना वो ऑप्शंस के स्टैट्स जो हमने 2 बजे लिए थे फिर दिखाइएगा। जैसे ही मैं सारी कॉल्स ले लूँगा उसके बाद में वो 6 की 6 स्ट्राइक्स ऑन निफ्टी बैंक उसको फिर जज करूँगा। है तो लेके आइए स्क्रीन पे, उसके बाद ही जाएंगे टॉप कॉल्स पे। अगर हम निफ्टी बैंक पे
और या फिर निफ्टी पर 17,360 पे क्लोज हो रहे हैं बिटवीन 50 डे एंड बिटवीन एंड अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं? आपकी स्क्रीन पे आउट ऑफ 92, याद रखिएगा 92 लाख में से 46 लाख पुट आज भी किए हैं और इतना ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन 17,200 के पुट राइटर का है। तो अगर आपके पास 250, 290, 300 तक का रिस्क लेने का पोटेंशियल है तो इसमें कोई राय नहीं है कि ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉइज्ड है कम से कम 17,466 की ट्रेजेक्टरी के लिए, जहां पे इसका करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी के लिए। अब आइए आप निफ्टी बैंक, जिसको हम एक स्मार्ट और एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स का दर्जा दे रहे हैं, एग्जैक्टली दिस प्राइस 4610, ये निफ्टी बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप 40,500 के पुट राइटर का कन्वर्शन देखिए, 31 लाख आउटस्टैंडिंग वाई। आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई कहीं पे खड़ा है तो वह है 40,500 की स्ट्राइक पे 31 लाख है। दैट मीन्स एक सपोर्ट मान के चल रहा है इंडेक्स के ट्रेडर इस जोन को, और कॉल राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है तो वह 41,000 के जोन में। तो टेक्निकली आपके पास यहां पर भी स्कोप है लॉन्ग ट्रेड्स को कैरी करने का। स्ट्रॉन्ग सेट्स हैं ऑप्शंस के दोनों इंडस्ट्रीज पे। मानस, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे? आपने डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखा, ऑप्शंस के स्टैट्स को देखा, आपका कन्विक्शन आइडिया फॉर मंडे मॉर्निंग? मानस, अनम्यूट करिए अपने आपको प्लीज। वीरेंद्र जी, जो BTST रहेगा वो एक्सिस बैंक पे रहेगा। खरीदारी करने का मौका देखना है क्योंकि हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन देखने को मिला। 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए। मेरा समझना है कि आपको कम से कम 880 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो BTST के तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 849 ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 880 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो 880 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में एक ट्रेड। कावासा, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वही ट्रेड रहेगा जो बुधवार को दिया था मैंने, एग्रेसिव ट्रेड शाम को दिया था BTST TCS। मुझे लगता है TCS अब भी इसमें बरकरार है क्योंकि जो बॉटम आउट हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है और गैप अप खोला और ऊपर चला गया। ये कंटिन्यू कर सकता है। ट्रेड करा है 3208, टारगेट रहेगा 3,300 का, स्टॉप होगा 3180। TCS, यस। TCS में एक मौका तेजी करने का। राजेश सातपुते। हर्षदा जी, देखिए 2-3 काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं, उसमें से एक ट्रेंड अच्छा लग रहा है, लेकिन आई थिंक सुबह किसी ने दिया था तो मैं कुछ अलग सोच रहा था कि अपोलो टायर, आप इसका पैटर्न देखिए। मुझे लगता है अपोलो टायर में जो हाल फिलहाल में जो करेक्शन था 340 लेवल से करीबन 300-310 तक का, आई थिंक दैट करेक्शन सीम्स ओवर टू मी। 10, 20, 50 डे में, 100 डे में सबका ब्रेकआउट मिला है, वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन BTST का टारगेट 332 का होगा। 318, 319 ये बाय का जोन है। आपको लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 313, 313 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर लॉन्ग। अपोलो टायर में तेजी का ट्रेड इस समय 316 का स्टॉप लॉस और खरीदे हैं स्टॉक को। रुचित, आप क्या पिक करेंगे? BTST के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में खरीदारी की सलाह दूंगा। आज ये स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, मोमेंटम रीडिंग्स भी यहाँ पे पॉजिटिव टर्न हुए हैं। सो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम एक अच्छा मूव हम आने वाले हफ्ते में भी देख सकते हैं। तो 748 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जाए 780 के आसपास के टारगेट के लिए। 780 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका। आशीष चतुर्मोता, कोई खास ट्रेड? तो जैसे अभी हम बैंकिंग की बात कर रहे थे, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत समय के बाद ये अंडर परफॉर्मेंस को कवर करने की कोशिश अब कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड ICICI बैंक जैसे स्टॉक में मजबूत बना रहेगा और यहाँ पे भी एक अच्छा बेस 850 पे बना है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है 930, 940 की बनेगी। पोजिशनली शायद इससे भी ज्यादा जगह हमें देखने को नजर आए। तो मुझे लगता है ICICI बैंक एक बेहतरीन पिक लगती है पूरे बैंकिंग स्पेस से। एंड अगेन डिस्क्लोजर, स्टॉक हम ओन करते हैं पोर्टफोलियोज में। ICICI बैंक की एक प्रेफर्ड पिक है, एक बार फिर हमारे जानकारों ने इसे सजेस्ट किया है। महेश्वरी साहब, आप क्या लेंगे? मेरा जो पिक रहेगा थोड़ा फंडामेंटल पिक रहेगा, वो है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जरूर स्टॉक अपर सेट के पास है, पर रीजन ये है कि इस बार कंपनी का मुनाफा बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। पिछले साल पूरे साल में करीब 250 करोड़ का मुनाफा था। इस साल में मेरा उम्मीद है करीब 600 करोड़ का मुनाफा अपार इंडस्ट्रीज रिपोर्ट करने वाला है। तो स्टॉक ऑलरेडी 50 रुपी हाई पर है, बट यहाँ से कई नई ऊंचाइयों की तरफ ही अब आगे जाएगा। अपार इंडस्ट्रीज, इस कॉल के साथ जो BTST ट्रेड का क्रम था वो सब हो चुका है। अपार इंडस्ट्रीज 2507 पे आपकी स्क्रीन पे। चलिए अभी काम करते हैं,
इंडिसेस जब 17,357 एक आतिशी पारी खेलने के बाद अब शांत बैठते हुए अपनी जो क्लोजिंग ट्रेजेक्ट्री है उसको कहीं ना कहीं अब गेस कर चुका है मार्केट। आइए देखते हैं कि मार्केट ब्रेथ कैसी रही। क्या ये सिर्फ रिलायंस का एक वन मैन शो था या फिर कुछ स्प्रेड था? नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग था। 135 लॉन्ग्स 21 मतलब 21 में शॉर्ट कवरिंग है, तो ये कंसोलिडेटेड फिगर करीब 156 की थी, दैट्स गुड। और रेड फिगर्स थी लगभग 34 की। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पे रहे। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जहाँ बिल्डअप था वो था डिफेंस स्पेस। उसमें बीएल ने आज सुबह से ही लीड किया राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिक। आई थिंक वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। बीएल, ग्रैंडवेल्स, बलरामपुर चीनी के लिए, और आई थिंक आज नीरज जी की टीम में डोमिनेट किया था। ठोक बजा के कहा था नीरज जी ने आज कि आप दाव लगाइएगा, शुगर में पैसा बनेगा। इंटीग्रल एविएशन, ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव था। बाकी जीएमआर एयरपोर्ट्स में शॉर्ट कवरिंग, संवर्धन मदरसन में शॉर्ट कवरिंग, और जेएनएफसी में शॉर्ट कवरिंग, एसबीआई कार्ड्स में शॉर्ट कवरिंग, और बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ कि रोलोवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लगभग 95% की रेंज में रोलोवर्स थे। आज शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे आई। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आईडीएफसी में, कमिंस में, इंडसइंड बैंक में, डीएलएफ में, अतुल लिमिटेड में, और कमिंस आज थोड़ा सा बैकफुट पे आया। शॉर्ट बिल्डअप गुजरात गैस में, वोडाफोन आइडिया में, आईजीएल में, और वेदांता और जेके सीमेंट में। जेके सीमेंट जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था मार्च की सीरीज में, आज थोड़ा सा बैकफुट। सीमेंट में ओवरऑल काफ़ी लॉन्ग रोलोवर्स थे। अच्छा, अब मैं जरा एग्जैक्टली देखता हूँ सेक्टोरियल ओआई एडिशन, किस सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट्स फार्मा अगेन 6.7%। यहाँ पे एलकेम 11.2%, ग्लेनमार्क 22.4%, और साथ ही साथ इप्का लैब 7.2%। यानी वो चीज़ जो आज हम सुबह सुबह डिस्कस कर रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स फार्मा में हुए हैं, वो आज पहले दिन भी सिद्ध हो गई। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप विजिबल था फर्स्ट डे अप्रैल सीरीज के। तो फार्मा टॉप ओआई गेनर। सेकंड क्या था? टेक्सटाइल में 4.3%, यहाँ पे ट्रेंड 5.9%, और साथ ही साथ एबीएफआरएल करीब 2.3%। ट्रेंड था मतलब टेक्सटाइल था। तीसरे पायदान पे आता है कैपिटल गुड्स। यहाँ पे बीएल 10.5%, एचएल 15.6%, और साथ ही साथ यहाँ पे वोल्टास में करीब 4.3% का बिल्डअप था। तो तीसरे पे आ गया आपका कैपिटल गुड्स। और ऑटोमोबाइल्स में क्या हुआ? 3.6% का बिल्डअप। यहाँ पे अपोलो टायर्स में 8.3% का बिल्डअप, बॉश में 12.6% का बिल्डअप, और एक टाटा मोटर्स में करीब 3.2% का। लेट्स ब्रिंग अपोलो टायर्स। एक बार अपोलो पे अपनी राय रखिएगा आशीष चतुर्मोता जी। अपोलो टायर्स, ऑलो टायर्स ये ऑटो में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये आइसोलेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लगभग 6 फरवरी से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। आपका टेक अपोलो टायर्स पे आशीष? बिल्कुल सही कहा आपने वीरू की ये स्टॉक अपने सभी पीयर्स में बहुत ही रिलेटिव अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और इसने सबसे पहले नया ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि करीब 343 पर था, और उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन लास्ट 2-3 हफ्तों में हुआ है। मुझे लगता है ये मूव कहीं ना कहीं 335 338 तक एक्सटेंड होता हुआ शॉर्ट टर्म में नजर आएगा, और बेस जो बना है वो 312-13 पे अच्छा बना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस अपोलो टायर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। अपोलो टायर्स इनफैक्ट ये राजेश सातपुते का भी पिक रहा है अभी भी टीएसटी के लिहाज से। चलिए इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का रैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक थोड़ा सा पेनफुल हफ्ता था, ज़्यादातर समय नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले थे, लेकिन एक सॉलिड कमबैक वेंसडे और आज को मिलाकर हमारे जानकारों ने दिखाया। तो ये है आपके लिए स्थिति। पवन जायसवाल के लिए डिफिकल्ट था यह हफ्ता, क्योंकि शॉर्ट के ट्रेड्स ये देते नहीं हैं, तो वहीं पर फंस गए। -2% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, लेकिन 7% के रिटर्न्स ब्रिजेश एल के एंड 10.68% के रिटर्न्स अमोल अठवले के। तो अमोल ने इनफैक्ट एक अच्छी खासी लीडरशिप हासिल की परसों और आज के सत्र के बीच, और इसमें डिफेंस कंपनियों का हाथ था। मजगांव डॉक जैसे ट्रेड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ट्रेड्स, आज का जुबलिएंट फूड जैसा ट्रेड, ये खूब चले हैं। अमोल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा ट्रिकी हफ्ता, लेकिन अब अगले हफ्ते के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी उन लोगों को जिन्होंने आपको फॉलो किया और ये सारे ट्रेड्स लिए? इनमें से कोई कैरी करने लायक? यस, आई थिंक हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक 2 दिनों में जो मार्केट सेंटीमेंट चेंज हुआ, आई थिंक वो ज्यादा इफेक्टिव रहा, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशो भी काफी इंप्रूव हुआ और वोलेटिलिटी भी पॉजिटिव साइड पे गई। तो आई थिंक मार्केट टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव है, बट बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी आइडियल रहेगी इंट्राडे करेक्शंस में। अबाउट पीक्स आई थिंक मुझे लगता है कि एक मजगांव डॉक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और जुबिलेंट फूड जो मैंने आज दिया था, उसके फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है। तो आई थिंक अगर ये मार्केट स्ट्रेंथ मोमेंटम कंटिन्यू रहता है
तो मुझे लगता है कि उसी में पॉजिटिव एक्शन कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लगे। इंडेक्स पर क्या व्यू है? यहाँ पर आपको क्या लेवल्स अगले हफ्ते की तैयारी होनी चाहिए? रफली आप क्या ट्रेड कैरी कर रहे हैं? आई थिंक इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव चीज है कि मार्केट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है, विच इज लार्जली पॉजिटिव। अब नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट हर्डल रहेगा जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा या फिर 17,450। तो आई थिंक ये वहां तक रैली कंटिन्यू रह सकती है, बट आई थिंक थोड़ा सा 2 दिन में एक्स्ट्रा रैली कर गया है, तो एक जो डिप्स मिलेंगे इंडेक्स में इंट्राडे करेक्शंस में, वहीं पे अगर हम बाय करते हैं तो आई थिंक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। बट जब तक 17,200 के ऊपर मार्केट है, आई थिंक पॉजिटिव सेंटीमेंट है और टेक्निकल सेटअप भी बता रहा है कि वो मोमेंटम जो है पॉजिटिव वो कंटिन्यू रह सकता है। शुक्रिया अमोल एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर। एक शानदार हफ्ता आपके लिए साबित हुआ है। चलिए, तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते के अमोल अठवले। बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स इन्होंने स्पॉट किए और आज जाते जाते कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। वहां पर पूछेंगे जानकारों से कि क्या कैरी करना है या फिर आज के आज निपटाएं। सुबह में बातचीत हो रही थी प्रशांत सावंत से बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की। फिनसर्व तो क्लोज कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन फाइनेंस कैचअप नहीं कर पाया, वो हल्का सा नेगेटिव। रुझान क्या मंदी का ही रखेंगे आप? आशीष चतुर्मोता, बजाज फाइनेंस फिनसर्व में आप कैसे पढ़ रहे हैं इन स्टॉक्स को, और क्या ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का थोड़ा सा ओवरहैंग रह सकता है? बिल्कुल हर्षदा, देखिए ये बहुत ही बड़े अंडर परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने क्रिएट किया है। और आप देखिए जब बाजार में रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पूरे फाइनेंशियल्स में आई या अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आई, कहीं भी बजाज फाइनेंस या फिनसर्व पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आ रहे, तो ये मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहेगा। और जबकि आज देखिए आप चोलामंडलम फाइनेंस जैसे स्टॉक या इवन आईएफएल फाइनेंस जैसे स्टॉक, इनमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आ रही, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा एक अंडरवेट की पोजीशन ही हम बजाज फाइनेंस और फिनसर्व जैसे स्टॉक में मेंटेन रखेंगे। और कहीं ना कहीं चोलामंडलम हो गया या आईएफएल फाइनेंस जैसे स्टॉक हो गए जो मुझे लगता है रिलेटिवली काफी बेटर नजर आते हैं। और साथ ही साथ प्राइवेट बैंक्स में जैसे हमने कहा आईसीआईसीआई एक्सिस, वहां पर पे फाइनेंशियल्स को प्ले करने के लिए अच्छी स्ट्रेंथ नजर आती है। ओके, तो फाइनेंशियल्स में चोला जैसे काउंटर्स, दूसरे स्टॉक्स आपको अवेलेबल है, बजाज फाइनेंस फिनसर्व से दूर ही रहने की सलाह। अच्छा, एक बार क्योंकि हम ऑटो और टायर कंपनियों की बात कर रहे थे, संवर्धन मदसन लेकर आइएगा। ये स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। आज मैं देख रही थी मदसन वायरिंग में भी थोड़ा सा ट्रेंड तेजी का था। आशीष महेश्वरी, आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, इन दोनों एंटिटीज को स्पेशली? बिल्कुल, और लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे थे इन दोनों कंपनियों के, और इस क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि ऑटो कंपनी जैसा से परफॉर्मेंस ग्लोबली देखने को मिल रहा है, कहीं कोई निगेटिव सरप्राइजेस इसमें आने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है संवर्धन मदरसन जो फ्लैगशिप कंपनी है वो मुझे ज्यादा अपील करती है। और ऑलरेडी स्टॉक अपने अभी हमने 1-1.5 महीने पहले ये 85-87 की लेवल पे ट्रेड करता था, और वहां से हमने काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में देख लिया। तो मुझे लगता है एक्यूमुलेट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को। प्री रिजल्ट भी एक अच्छा बाइंग रहेगा इस लेवल। अच्छा, आप सब कुछ अच्छा रहा, एक मारुति नहीं चला हर्षदा आज। मारुति फिर बैकफुट पे 8290, पता नहीं कौन सी वो खबर होगी, कौन सा अगर आप देखें वो आई थिंक डेवलपमेंट होगा जो मारुति को चलाएगा। मारुति के सिंक होने की टेंडेंसी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। इस दौर का हाई याद रखिएगा, वो बस वो जब जिस दिन अर्निंग्स आई थी उस दिन लगा था, लेकिन सिंक होता हुआ स्टॉक का ग्रैंड विटारा के बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में, आई मीन हाइब्रिड वर्जन में, उसके बावजूद स्टॉक करना चलना थोड़ा सा खलता है। खैर चलिए, अब एक हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे इट्स 17,356, करीब 350 अंकों का गेन करके हम जाते हुए नेक्स्ट सेशन में, और एग्जैक्टली एट 4612 दिस इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी बैंक। और एक शानदार पुल बैक याद रखिएगा निफ्टी आईटी ने दर्ज किया। निफ्टी आईटी का आज का पुल बैक और आज का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली जिसे कहते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इट वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस था करीब 28,728 और रीसेंट लो से लगभग 1000 पॉइंट का पुल बैक फ्रॉम आई थिंक इन लास्ट 2 सेशंस। तो एक निफ्टी आईटी हो गया, और एक लेके आइएगा आप रिलायंस का। आज एक वन मैन शो था, और आपकी स्क्रीन पे 2329 पे रिलायंस का भी आज का इंट्राडे हाई
देखिए कि निफ्टी बैंक का भी वही था और रिलायंस का भी इंट्राडे हाई जो था वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके सिवा अगर आप कुछ काउंटर्स को देखें जो कि आज बैकफुट पर रहे डिसाइसिवली, इसमें अदानी पोर्ट्स आज बैकफुट पर रहा। सुबह ठीक ठाक ओपनिंग हुई, कोलैप्स हुआ। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स में आज एक कंप्लीट अगर आप देखें हायर लेवल से सेल ऑफ आया। जेके सीमेंट जिसमें रोलोवर्स बहुत स्ट्रांग थे वो बैकफुट पे आके खड़ा हो गया। और एक जी एंटरटेनमेंट जिसमें लास्ट सेशन में आई थिंक जो निपटारा हो गया था इंडसइंड बैंक और जी के बीच में, आई थिंक उसके बाद एक मूव आया था बट वो भी कोलैप्स हुआ और एग्जैक्टली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे जाके फिर टिक गया। और एक गुजरात गैस इस दौर का नया लोवेस्ट क्लस्टर पोस्ट फरवरी फर्स्ट वीक करीब 462 के स्तर पे। बट हर्षदा, इंडेक्स से कोई दुविधा नहीं, बेहद शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए हम शुक्रवार की और साथ ही साथ अप्रैल सीरीज के पहले दिन की। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, और लगे हाथ देख लेते हैं कि डाउ फ्यूचर्स क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि सोमवार के लिए वो क्यू भी अहम रहेगा। डाउ फ्यूचर्स इस समय 74 अंकों की बढ़त पर है, 33,117 के आसपास। अच्छा रुझान तेजी का दिखाने के बाद नैस्डैक भी आज फ्यूचर्स में तो 8.5 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और S&P में भी मैं देख रही हूँ करीब 8-8.5 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये अमेरिकी बाजारों का हाल, डाउ में ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। यूएस की 10 ईयर यील्ड करीब 3.57% के आसपास है। लेकिन भारतीय बाजारों की क्लोज आपकी स्क्रीन पर आती हुई निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है। आज अप्रैल सीरीज के पहले दिन 13,360 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक का पूरा साथ था, 40,600 के आसपास ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। 690 अंकों की बढ़त और आज लगभग सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। निफ्टी आईटी देखिए 680 अंकों की बढ़त, वहां पर भी करीब 2-2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। मेटल कंपनियां हो, ऑटो कंपनियां हो, रियल एस्टेट कंपनियां हो, सब में तेजी देखने को मिली है। मेटल इंडेक्स 0.5% ऊपर, ऑटो इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 1% के गेंस देखने को मिले और रियल्टी प्ले में भी करीब 1.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। ये कुछ स्टॉक्स, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी। फार्मा थोड़ा सा साइडवेज था लेकिन वहां पर भी 0.5% तक के गेंस बने और एफएमसीजी में तेजी रही। एफएमसीजी के टॉप गेनर्स एक तो नेस्ले लेकर आते हैं। नेस्ले में अपडेट ये है कि चिंग सीक्रेट उस कंपनी के साथ बातचीत हो रही है नेस्ले इंडिया के पेरेंट की एक्विजिशन के लिए और वो स्टॉक 3% भागा है आज। HUL ने होम केयर प्रोडक्ट्स पर खासतौर से रिन, आपका सर्फ एक्सेल, आपका विम, इन सब पे या तो प्राइस कट किया है या फिर ग्रामेज बढ़ाया है। ग्रामेज बढ़ाने के साथ दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो HUL उस लिहाज से सुबह में फोकस में था, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग तक हमने देखा है करीब 1-1.25% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इन दोनों के मद्देनजर टाटा कंज्यूमर में भी तेजी देखी गई आज, ब्रिटानिया में भी थोड़े बहुत गेंस नजर आए। तो ये पूरा एफएमसीजी का पैक था जहां पर खरीदारी रही। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर अनडाउटेडली रिलायंस इंडस्ट्रीज है। काफी दिनों बाद इतना जोश देखने को मिला और एक ही दिन में स्टॉक करीब 4-4.25% ऊपर। इसने इनफैक्ट काफी ओनरशिप ली है आज की इस तेजी के पीछे। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, उसमें टॉप ट्रेडेड काउंटर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज ही दिखाई देगा। देखिए 2330 पर ये जाकर टिकता हुआ, फिर आया नेस्ले जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे ट्रेड्स, इन सब में खरीदारी देखने को मिली। बैंकों की बात करें तो ICICI बैंक 876 पर 3% ऊपर, 1.5% के गेंस एक्सिस में देखने को मिले हैं। बजाज फिनसर्व चला लेकिन फाइनेंस नहीं। HDFC बैंक 1600 के ऊपर फिर निकलता हुआ और काफी दिनों बाद दरअसल 1600 को पार करने में कामयाब रहा है काउंटर। मेटल्स में मेंशन कर रही थी तो यहाँ पर आप देखेंगे JSW स्टील जैसे ट्रेड्स, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स जहाँ पर खरीदारी बनती दिखाई दी है। टाटा स्टील भी क्लोजर टू 1% के गेंस पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। पावर ग्रिड हो, SBI हो, ONGC हो, ये सारे वो स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बनती दिखाई दी। जो नहीं चला वो हल्के से डिफेंसिव है। अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, आपका अदानी पोर्ट आज फिर नरमी दिखाता हुआ और बजाज फाइनेंस को लेकर यहाँ पर हमने देखा है क्लियरली व्यूज अभी भी थोड़े बहुत सबड्यूड है, नेगेटिव है। स्टॉक 56-15 के आसपास ट्रेड करता हुआ। बजाज ऑटो फ्लैट तो टाइटन भी फ्लैट। ये है आपके लिए आज का सत्र। हमने मार्च के महीने को सलाम किया है 272 अंकों की बढ़त के साथ और निफ्टी आप देखिएगा 272 पॉइंट्स क्लोज पर और निफ्टी बैंक भी 680 पॉइंट की क्लोज पर। आप क्या मेरे को निफ्टी का चार्ट दिखा पाएंगे, क्योंकि हम लगातार यही बात कर रहे थे जब हम एक्सपायरी पर चर्चा कर रहे थे कि पिछले 4 महीनों से ये चौथा महीना होता मार्च का जहां पर हम एक नेगेटिव क्लोज दिखा रहे हैं
और वो आज की रिकवरी के बाद दरअसल नहीं हुआ है। आप देखेंगे एक महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो हल्का सा ही सही लेकिन हल्के गेंस के साथ दरअसल निफ्टी 50 मार्च के महीने को सलाम करा है। 0.28% के गेंस वहां पर देखने को मिले हैं। निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर, तो वो जो लगातार सिलसिला जारी था कि मंथली क्लोज नेगेटिव हो रहा था, इस बारी उस पर थोड़ा सा विराम लगा आज एक दिन के ट्रेड के साथ। चलिए अब सीधा सौदा में क्या हुआ है, वहां पर कौन से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसका जायजा भी ले लेते हैं। तो यतिन ने देखिए सभी वो डिफेंस कंपनियों पर फोकस रखा। गार्डन रीच 5% ऊपर, कोची शिपयार्ड 3.5% ऊपर, BDL 2.5% से ज्यादा भागा और टाटा पावर में भी हमने देखा 2.5% से ज्यादा के गेन्स दिखाई दिए हैं। नीरज की टीम में BEL था 6.5% ऊपर, बलरामपुर चीनी, GR इंफ्रा और एथर इंडस्ट्रीज जहां पर भी हमने देखा काफी सब्सटैंशियल मूव्स देखने को मिले। काफी बढ़िया मूव बलरामपुर चीनी में स्पेशली 5% से ज्यादा की तेजी का। कुल मिलाकर एक अच्छा सत्र भारतीय बाजारों के लिए साबित होता हुआ दिखाई दिया है। अप्रैल सीरीज की शुरुआत वीरू स्ट्रॉन्ग नोट पर, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर। पर ये कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। मार्च 31 मार्च वो मार्च के जितने गिले शिकवे थे जाते जाते उसको मिटा ही गया। पर जब पैमाइश होगी तो शायद ये सेशन जो है वो अप्रैल की सीरीज में काउंट होगा, ना कि मार्च में। खैर, अगली मुलाकात होगी आपसे सोमवार को ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़ों के साथ सुबह 7 बजे। मॉर्निंग कॉल में हर्ष था, मैं और नीरज जी। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट वीक।